शोध एवं नवाचार को पूरा खत्म करने वाले हैं। पूरा पेपर आप इसी वीडियो में पढ़ने वाले हो। सारे चैप्टर इसी वीडियो में क्लोज हो जाएंगे। आज पूरे के पूरे चैप्टर्स इसी वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये पूरा एक मास्टर वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आप यही पढ़ के एग्जाम चले जाओगे तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर मैं बताऊंगी। इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगी आप एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे। पहली बार तो पूरा पाठ्यक्रम आपको मैं पढ़ा दूंगी और बहुत बहुत आसान सी भाषा में, क्योंकि ये पेपर बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि इस प्रक्रिया से आप भी गुजरे हो और अब आपको इस प्रक्रिया को बच्चों पर लागू करना है। तो इसलिए ये सब चीजें आपको पहले से ही पता है। दूसरी चीज, जितने भी क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए होंगे सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करते हुए चलूंगी, ताकि आप लोगों को अलग से तैयार ना करना पड़े। इसके अलावा और क्या फायदा है, आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल लर्न हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को आप देख लोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हर एक चैप्टर के अलग से आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज दोस्तों। आप लोग कहीं ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर आसानी से आप इसको पढ़ पाए, शांति से अपने घर में कहीं शांति वाला जगह ढूंढ लीजिए और अपने कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाइए और पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आना है। आप ही में से प्रशिक्षु ने पढ़ करके 50 में कितने सारे प्रशिक्षु 46 नंबर लेकर के आए, 47 48 नंबर तक प्रशिक्षु लेकर के आए हैं। तो आप लोगों को भी यहां तक पहुंचना, ये 50 नंबर का पेपर है, आपको भी यही टारगेट बना के चलना, कितने नंबर हमको लेकर के आने हैं। तो ये नंबर तभी आएंगे जब आप पूरे में पूरा मेहनत करोगे, तभी आप 48 तक 47 तक 46 तक पहुंचोगे। तो आपको भी इतने ही नंबर लेकर के आने हैं और इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये पूरा पेपर जो कि बहुत बहुत आसान है, अभी आप इसको हंसते हंसते पढ़ करके पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक मापन, सबसे पहले शैक्षिक मापन के विषय में हम पढ़ेंगे। शैक्षिक मापन क्या होता है दोस्तों? मापन हम रोज अपने दैनिक जीवन में हर दिन अपने आसपास देखते हैं कि हर चीज को क्या प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। जैसे कि किसी का वेट कितना है, किसी का वजन कितना है। कोई ना कोई सामान हम खरीदने गए दुकान पे तो वह भी हमें किलो में ही मिलेगा, चाहे हमने चावल खरीदा, आटा खरीदा, कोई भी चीज तो हमें किलो में ही मिलेगा। नमकीन खरीदी वो भी किलो में मिलेगा। इसके अलावा हम अक्सर जब हम एग्जाम देते हैं या एग्जाम देते हुए आ रहे हैं हमें नंबर मिलते हैं 80%, किस क्लास में 80% मिले, किस क्लास में 85% मिले, किस क्लास में 90% मिले। ये सब क्या है, ये सब हर दिन हम हमारे आसपास हर दिन हम ये नंबरों वाला खेल देखते हैं, हर दिन हम इन चीजों से को फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मापन भी यही है, जो जिन भी चीजों को अंक प्रदान किया गया है वो सब मापन है। बस आप यही जानिए। तो मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों 2017 में पूछा गया था कि मापन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो मापन होता है यह क्या होता है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करना ही मापन होता है, या अंक प्रदान करना ही मापन है। यह भी आप लिख सकते हो बहुत ही आसान भाषा में। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं जिससे परिणाम का ज्ञान हो सके। मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है। जैसे कि सीता को गणित में 30 नंबर मिले, ठीक है, तो सीता को गणित में कितने नंबर मिले, 30 नंबर मिले। तो यह भी क्या हो गया, यह भी मापन ही हो गया। दोस्तों ये जो 30 अंक है, अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से राम का वजन 35 किलो है, यह भी मापन है। निहार की बुद्धि लब्धि 140 है, यह भी मापन है। और सीता के गणित में 90% अंक है, ये सब मापन है। अब इन सबको हम कैसे कहेंगे कि ये मापन है, एक बार फिर से हम समझेंगे। तो स्टीवेंस की परिभाषा के थ्रू इसको हम समझेंगे। स्टीवेंस के अनुसार किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। अब निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक प्रदान करना ही क्या है, मापन है। निश्चित नियम के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करना। अब इसका मतलब है दोस्तों देखिए, जैसे कि अगर सीता को गणित में 30 नंबर मिले हैं, सीता को गणित में 30 नंबर मिले, तो कितने में 30 नंबर मिले हैं, 100 नंबर में 30 नंबर मिले हैं, या 100 नंबर में 60 नंबर मिले हैं मोहन को, तो कितने में मिले हैं, 100 नंबर में। ये 100 क्या है, स्वीकृत नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका जो यूपी टेट का पेपर है, चाहे सीटेट का पेपर है, जो कि 150 नंबर का होता है, तो इस 150 नंबर में ही आपको क्या करना होता है, इसी में आपको 110, 115, 120, 125 नंबर लाने होते हैं। अब इस 150 में 151 तो कोई लेकर के आएगा नहीं। जो स्वीकृत नियम है 150 नंबर, इसी के अंदर हमें ये नंबर लेकर के आने हैं। जैसे कि आप लोग का एक सेमेस्टर 800 नंबर का होता है, तो इस 800 में ही आपको मिलता है प्राप्तांक। किसी का 850 होता है, किसी का 855 भी होता है, ऐसे भी बहुत सारे प्रशिक्षकों के नंबर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 800 है, 800 से ऊपर तो कोई नंबर लेकर के आएगा नहीं एक सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर 800 नंबर का ही होता है। तो इस तरीके से किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि गणित में 90% नंबर का मतलब क्या है, 90% 100% में से ही तो मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि अगर निहार की 140 बताई गई है, तो 140 टर्मन के अनुसार यह बच्चा प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में आएगा। तो 140 का बच्चा, ये भी क्या है, नियम बताएगा ना कि कौन से बच्चे कौन कौन सी कैटेगरी के प्रतिभाशाली हैं, कौन मंद बुद्धि के हैं, कौन पिछड़े बच्चे हैं। तो ये बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार वजन को भी यहाँ पर आप देखिए 35 kg, यहाँ पर राम का वजन 35 kg है। तो यहाँ पर किसी ना किसी मानक को मान करके ही तो यहाँ पर बताया गया है कि जो राम का वजन है वो 35 kg है, किलो है। यह भी मात्रा ही बता रहा है, यह भी मापन ही कर रहा है। तो याद रखिएगा, मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन में किसी एक प्रकार से, एक तरीके से कहा जाए तो अंक ही प्रदान किए जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग। तो अगर एग्जाम में पूछेगा मापन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, मापन मूल्यांकन का एक भाग होता है जो कि किसी बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत में मात्रा में, जैसे कि 90% क्या हो गया,
प्रतिशत हो गया परसेंटेज में, मात्रा में जैसे कि यहाँ पर 30 नंबर 40 नंबर बच्चे ने प्राप्त किए। तो इस तरीके से प्रतिशत, मात्रा और अंकों में क्या करते हैं हम किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बच्चे की योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। यही हो गया मापन। अब देखिए इसके बाद रॉस की परिभाषा क्या है। मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। मापन क्या है? एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया। इसके बाद जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। बहुत इजी परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की, और स्टीवेंस की भी बहुत आसान है। तो स्टीवेंस ने बस यहाँ पर स्वीकृत नियम कहे हैं, स्वीकृत नियम कहे हैं, और जो गिलफोर्ड है इन्होंने क्या कहा है? निश्चित नियम कहा है। जब स्वीकृत नियम आएगा तो स्टीवेंस, यहाँ पर देखिए आधा सा, स्टीवेंस में भी आधा सा है और स्वीकृत में भी आधा सा है। जैसे ही आधा सा आप देखो तो आपके दिमाग में स्टीवेंसन आ जाने चाहिए। और यहाँ पर देखिए जेपी गिलफोर्ड में यहाँ पर क्या है? निश्चित है। गिलफोर्ड निश्चित नियम, तो याद रखिएगा इस तरीके से। इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। और यहाँ पर आप देखिए मापन की परिभाषा 2016 में पूछी गई है। मापन किसे कहते हैं 2016 में पूछा गया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किसी निश्चित नियम के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना ही क्या होता है? मापन होता है। अब देखिए इसके बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई कि मापन में हम क्या करते हैं? अंक प्रदान करते हैं, किसी वस्तु की प्रतिशत मात्रा को बताते हैं। इसके अलावा हम अंक प्रदान करते हैं, तो अंक प्रदान करते हैं, मात्रा प्रदान करते हैं, या प्रतिशत में हम मापते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया मापन क्या होता है। तो मापन में हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? अंक प्रदान करते हैं। अब इसके बाद देखिए मापन के अंग। मापन के अंग क्या क्या है? तो वह वस्तु अथवा प्राणी जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है, फिर है विशेषता को मापने के उपकरण अथवा विधियां, फिर है वह व्यक्ति जो मापन करता है अर्थात मापन करता। अब देखिए शैक्षिक मापन के चर कितने होते हैं? 2, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। अब यहाँ पर आप देखिए मापन में चरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो सतत चर और असतत चर क्या होते हैं? ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए जो सतत चर होते हैं, सतत चर के द्वारा किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के सभी मानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रोहन का भार 60.5 है। अब इसके अलावा सोहन का भार होता है 60.6 हो, राहुल का भार हो सकता है 60.8 हो। तो यहां पर आप देखिए इस प्रकार से सीमा की लंबाई 5 फुट 4 इंच है। सीमा की लंबाई 5 फुट 4 इंच है। हो सकता है माला की लंबाई 5 फुट 6 इंच हो सकता है गीता की लंबाई 5 फुट 8 इंच हो। तो यहाँ पर हम देखिए दशमलव के आसपास के मानों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक बिंदु से 60 किलो से लेकर के 70 किलो, ये 2 बिंदु हो गए। 60 से 70 के बीच में हम देखिए 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं? ज्ञात कर ले रहे हैं 60 से 70 के बीच। वैसे ही 5 फुट से लेकर के 6 फुट के बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 8, 9, इन सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस चर में हम एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु के बीच के सभी मानों को हम प्राप्त कर लेते हैं, वो होता है सतत चर। तो इस तरीके से भार, लंबाई, इनको हम दशमलव में भी माप सकते हैं। एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक की सभी मानों को हम माप सकते हैं। अब असतत चर क्या होता है? असतत चर में संख्याएं पूर्णांक रूप में होती हैं, इनको हम दशमलव में नहीं माप सकते हैं। तो देखिए अर्थात असतत चर में प्रयुक्त संख्याएं निकटस्थ होती हैं। जैसे कि परिवार में बच्चों की संख्या 5 है। अब परिवार में बच्चों की संख्या 5 है। अब 5 बच्चों में कोई बच्चा 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 6 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 9 साल का होगा। अब यहाँ पर आप देखिए 5 बच्चे हैं, पांचों की आयु तो अलग अलग है, लेकिन है तो 5 बच्चे ही, 5 के पांचों गिने जाएंगे संख्या में ना। ऐसा नहीं है जो 2 साल का बच्चा है उसको हम आधे में गिनती करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये संख्या पूर्णांक होती है असतत चर में। फिर है विद्यालय में कमरों की संख्या 10 है। विद्यालय में कमरों की संख्या 10 है, घर में कमरों की संख्या 10 है। ये क्या है? पूर्णांक है। इसको हम दशमलव में नहीं माप सकते हैं कि बच्चों की संख्या 5.5 है या कमरों की संख्या 10.5 है, इस तरीके से नहीं माप सकते ना। लेकिन जो सतत चर है इसमें हम भार को दशमलव में माप सकते हैं, सीमा की लंबाई या इस तरीके से हम दशमलव में इसको भी माप सकते हैं, लेकिन असतत चर को हम दशमलव में नहीं माप सकते। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है, तो 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि। आपको समझ में आ गया होगा कि अंक प्रदान करना क्या होता है? मापन होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर है मापन में चरों की संख्या कितनी होती है? तो मापन में चरों की संख्या 2 होती है। अभी आपने देखा कौन कौन से? सतत चर और असतत चर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मापन के प्रकार। तो मापन यहाँ पर देखिए मापन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। दोस्तों मापन जो है वो 3 प्रकार का होता है। तो मापन के प्रकारों में यहाँ पर सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है मानसिक या सामान्यीकृत मापन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान से समझना है कि इसमें होता क्या है। दोस्तों इस मापन में मापन की जो इकाई होती है वो निश्चित नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मानसिक लिखा हुआ है ना, तो आप समझ सकते हो मानसिक मापन यहाँ पर किया जा रहा है या सामान्यीकृत मापन किया जा रहा है। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप देख सकते हो कि व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों, मनोवृत्तियों का क्या करते हैं, मापन करते हैं, किसी का गुणों का, किसी की आदतों का। तो किस तरीके से इसमें मापन की कोई इकाई निश्चित नहीं होती है और इसमें परम शून्य भी नहीं होता है, इसमें शून्य नहीं होता है, क्योंकि किसी की भी मानसिक दशा कभी भी 0 नहीं हो सकती। जो भी व्यक्ति है इस दुनिया में या इस धरती पर, उसकी जो बुद्धि है या उसका मानसिक असर है वो 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए अंग्रेजी में जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अंग्रेजी में मोहन को 60 अंक तथा सोहन को 30 अंक प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजी विषय में मोहन की योग्यता सोहन की योग्यता से
दो गुनी है। यह दो गुने से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि मोहन को 60 नंबर मिला है और सोहन को 30 नंबर मिला है, किसमें? इंग्लिश में। अब ये 60 नंबर किसमें से मिला है, मान लीजिए यहाँ पर। अब ये 60 नंबर और 30 नंबर की बात हो गई। अब 60 नंबर और 30 नंबर, अगर मोहन को 60 नंबर मिला है और सोहन को 30 नंबर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोहन को 60 नंबर मिल गया तो मोहन बहुत तेज है और सोहन को 30 मिला तो सोहन बहुत कमजोर है। हो सकता है कि जो मोहन जो क्वेश्चन पढ़ के गया रहा हो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया हो और सोहन जो पढ़ के गया हो उसमें से ना पूछा गया हो, तो यह भी हो सकता है। तो इस तरीके से कौन कितना नंबर पाया है, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मोहन का जो मानसिक मापन है वो सोहन से ज्यादा है। तो यहाँ पर यही बात कहने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, इस प्रकार के मापों की व्याख्या केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों और विचलन मानों की सहायता से हम करते हैं। अब निरपेक्ष मापन क्या होता है? ये इसे हम भौतिक मापन भी कहते हैं। भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। इनमें मापन की इकाई निश्चित होती है, जैसे कि किसी स्थान का जो तापमान है वो शून्य भी हो सकता है, शून्य से कम भी। जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो सकता है, -1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, -2 भी, -14, -20 भी हो सकता है, -21 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो तापमान है वो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जो तापमान है वो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है और 0 भी हो सकता है। तो निरपेक्ष मापन में आप याद रखिएगा, शून्य भी हो सकता है, माइनस में भी ये जा सकता है और प्लस में तो होता ही है। तो इसे हम भौतिक मापन कहते हैं। तो इस तरीके से निरपेक्ष मापन में हम क्या करते हैं कि ऐसी वस्तुओं का मापन करते हैं जो पर्यावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती हैं और इनकी मापन की जो इकाई होती है निश्चित होती है तथा इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इनसे इप्सेटिव मापन क्या होता है? ये सबसे इजी है। इप्सेटिव मापन सबसे आसान है। इप्सेटिव मापन का मतलब है कि जैसे कि आपके पास 4 फ्रेंड है, सीमा के पास 4 फ्रेंड है जिसमें मीना है, इसके अलावा किरण है, परी है और माया है। ये 4 फ्रेंड है किसकी? सीमा की। अब सीमा से उसके किसी रिलेटिव ने या उसकी माँ ने कहा कि अब तुम्हारी इस 4 फ्रेंड्स में से तुम किसको पहली वरीयता देना चाहती हो, यानी कि तुम फर्स्ट में किसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो, किससे तुम अपना कोई भी सीक्रेट नहीं छिपाती हो, कौन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। अब तुम्हें इनको ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे अच्छा कौन है, फिर उसके बाद कौन है। अब इसने क्या कहा कि सबसे अच्छी दोस्त मेरी परी है। सीमा ने कहा सबसे अच्छी दोस्त मेरी परी है, तो परी आ गई पहले नंबर पर। अब परी पहले नंबर पर आ गई तो दूसरे नंबर, अब पहला स्थान तो भर गया ना, अब ये स्थान तो भर गया, अब दूसरा, तीसरा और चौथा खाली रह गया। अब फिर कहा गया कि परी तो चलो हो गई, अब इसके बाद तुम्हारे सबसे करीब कौन है, तो सीमा कहती है अब इसके बाद मीना है। फिर मीना, अब दूसरा स्थान तो भर गया, दूसरे स्थान पर तो रख नहीं सकते किसी को, अब तीसरा चौथा खाली है, तो फिर उसे कहा जाएगा अब इसके बाद कौन है, मीना के बाद, तो वो कहेगी किरण, तो फिर किरण को भी रख दिया तीसरे स्थान पर। अब स्वाभाविक सी बात है चौथे स्थान पर कौन आ गया, माया। तो इस तरीके से यहां पर यह बताने का प्रयास किया है जिसको आपने पहले स्थान पर एक बार रख दिया। इप्सेटिव मापन में इसका आपको ध्यान रखना है कि जिसको एक बार आपने जिसको जो स्थान दे दिया फिर वह स्थान भर गया, फिर उसके पीछे के जो स्थान खाली है उसमें आपको आगे वालों को जगह देनी है। तो जैसे कि यहां पर कहा गया है कि मूल्य परीक्षण में 4 मूल्यों जैसे कि सत्य, ईमानदारी, मैत्री भाव, सहयोग। मोहन ने, अब यहाँ पर 4 मूल्य बता दिए गए। अब मोहन को कहा गया कि इन 4 मूल्यों में से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एक इन चारों को नंबर देना है प्रियोरिटी, किसको तुम पहले पर रखते हो, किसको दूसरे पर, किसको तीसरे पर, किसको चौथे पर। तो यहाँ पर मोहन क्या करेगा, अब मोहन के अकॉर्डिंग जो उसको सही लगेगा उसको पहले नंबर पर रखेगा। तो पहले नंबर पर उसने सत्य को रखा, पहले नंबर पर क्या रखा, सत्य को रखा। फिर उसने दूसरे नंबर पर किसको रखा, सहयोग को रखा। फिर तीसरे नंबर पर उसने ईमानदारी को रखा और चौथे नंबर पर उसने मैत्री भाव को रखा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि इस मापन में हम क्या करते हैं, हमको जो कथन या समस्याएं दी जाती हैं उसको हम वरीयता क्रम प्रदान करते हैं, ऑर्डर रैंकिंग में उसको हम रखते हैं। ठीक है, एक बार जिसको फर्स्ट रैंक दे दी उसको हम दोबारा वही रैंक नहीं दे सकते। अब देखिए इसके बाद शैक्षिक मापन के स्तर आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शैक्षिक मापन के स्तर में देखिए लेवल और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है। तो दोस्तों ये जो शैक्षिक मापन के स्तर है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है, यानी कि किस स्तर से वह मापा गया है। नामित या शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर या अनुपात स्तर से मापा गया है। तो बहुत बहुत इजी है, ये बहुत ही आसान है। अभी आपको मैं 5 मिनट के अंदर इसको समझा दूंगी सबको। तो शैक्षिक मापन क्या होता है याद रखिएगा, ये 2018 में पूछा गया है कि मापन के कितने स्तर होते हैं। तो या इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है गलती से कि शैक्षिक मापन के प्रकार कितने होते हैं कभी कभी, लेकिन याद रखिएगा कि शैक्षिक मापन को के स्तर 4 बताए गए हैं। इन चारों को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, क्रमित मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। अब सबसे पहले नामित स्तर को नामित मापनी भी कहते हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, आपको एग्जाम में मापनी भी लिख करके मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जब वस्तुओं और घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर मापित किया जाता है तो इसे नामित मापन कहा जाता है। जैसे कि लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं को हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो इसमें वस्तुओं को गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग समूहों में रख देते हैं।
प्रत्येक समूह को उसकी पहचान के लिए कोई नाम या चिन्ह दे दिया जाता है और इसे हम नामित स्तर, क्योंकि इसमें हम नाम देते हैं इस वजह से इसे नामित स्तर या शाब्दिक स्तर मापन भी कहते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, इसके आधार पर हमने बालक और बालिकाओं को अलग किया। हमने आधार क्या बनाया, बालक और बालिकाओं को अलग करने का आधार क्या है, लिंग है। क्योंकि आपको पता है कि मापन में कोई ना कोई आधार जरूर होता है, किसी न किसी स्वीकृत नियम के आधार पर ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं, मापते हैं। अब देखिए स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभक्त करना। तो स्थान के आधार पर हमने क्या किया कि हमने कहा कि कुछ स्थान ग्रामीण होते हैं और कुछ स्थान शहरी, यानी कि कुछ लोग गांव में रहते हैं कुछ लोग शहर में रहते हैं। जमीन तो वही है स्थान, लेकिन स्थान कुछ लोग उस पर ग्रामीण लोग रहते हैं कुछ स्थानों पर और कुछ स्थानों पर शहरी लोग रहते हैं। फिर है शिक्षा के आधार पर हमने क्या किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को अलग अलग कर दिया। तो जो नामित स्तर है इसमें हम क्या करते हैं, नाम देते हैं और उस नाम के आधार पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण कर देते हैं। इससे सिंपल तो और कुछ नहीं है। अब इससे प्राप्त मानों से कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं होती है, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा और भाग संभव नहीं है। तो इसको हम इसीलिए नामित, केवल नाम देने के लिए, नामित स्तर का मतलब केवल इसको हमने नाम दिया या इसको हम शाब्दिक मापनी या नामित मापनी भी कहते हैं। तो यह शाब्दिक स्तर या नामित स्तर हो गया या नामित मापनी हो गया। इसमें हमने बस क्या किया, नाम दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसमें कोई भी गणितीय संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब कुछ नहीं होता है। तो नामित मापिनी में या नामित स्तर में या शाब्दिक स्तर में बस हम क्या करते हैं, वस्तुओं को किसी निश्चित नियम के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर लड़के लड़कियों को अलग कर दिया, स्थान के आधार पर शहर गांव को कह दिया और शिक्षा के आधार पर हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अलग अलग वर्गीकृत कर दिया। बस सिर्फ इतना ही करते हैं इसमें और कुछ नहीं। आप देखिए इसके बाद क्रमित मापन, ये बहुत अच्छा है। क्रमित मापन तो बहुत ईजी है। अभी आपने देखा है प्रकार में आपने देखा था इप्सेटिव मापन, सेम वही चीज है। तो जब क्रम को आधार बनाकर मापन किया है तो इसे हम क्रमित मापन कहते हैं। क्रमित मापन यहाँ पर लिखा ही हुआ है। क्रमित का मतलब क्या हुआ, आपको वस्तुओं को क्रम में रखना है। जैसे कि कक्षा में बालक बालिकाओं की रैंकिंग, तो क्लास में आपके 30 स्टूडेंट हैं तो आपको जब उनका रिजल्ट आया तो आपने उनको रैंक दे दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से उनकी रैंक को डिवाइड कर दिया, या ये कहें कि उनको रैंक दे दिया क्लास के बच्चों को। अब देखिए प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों की रैंकिंग, प्रदर्शन यानी कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है उसके आधार पर कौन सबसे अच्छा है तो वो फर्स्ट है, फिर इस तरीके से सेकंड है, जिसका खराब प्रदर्शन है वो सबसे लास्ट में है। फिर है धनी लोगों की सूची, फोर्ब्स की पत्रिका आती है, इसमें आपको पता है कि पूरे विश्व के सभी धनी लोगों की सूची उसमें निकलती है। तो धनी लोगों की सूची, जो सबसे अमीर होगा वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, फिर जो उससे कम होगा वो दूसरे पर। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। कक्षा में बच्चों का रोल नंबर क्रम से ही होता है, 1 2 3 तरीके से टीचर बोलते हैं क्लास में। तो क्रमित मापन में क्रम का ख्याल रखते हैं, क्रम के अनुसार ही हम वस्तुओं को मापते हैं या वस्तुओं को रैंकिंग देते हैं। अब देखिए इसके बाद अंतराल मापनी। अंतराल मापनी भी बहुत आसान है। अंतराल मापनी में क्या होता है कि मापन का अंतराल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 नंबर से 80 नंबर जो बच्चे पाएंगे, इस बीच में, इस अंतराल में 80 से 100 के बीच में जितने बच्चे नंबर लेकर के आएंगे ये बच्चे ए ग्रेड पाएंगे। जो 80 से 60 के बीच में नंबर लेकर के आएंगे वो बी ग्रेड पाएंगे। जो 60 से 40% के बीच में नंबर लेकर के आएंगे वो सी ग्रेड में रहेंगे। जो 40 से 20 के बीच में होंगे वो डी ग्रेड के होंगे और जो 20 से 10 के बीच में होंगे वो ई ग्रेड के बच्चे होंगे। तो इस तरीके से यहां पर आप देखिए इनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है किसमें, एक निश्चित अंतराल में। तो यहां आप देख सकते हो कि एक निश्चित अंतराल है, इस तरीके से इस अंतराल में ही यहां पर क्या किया गया है, इस अंतराल में जो जिस अंतराल में आता है उससे उस तरीके से ग्रेड कर दिया गया है। यानी कि अंतराल मापनी में एक निश्चित अंतर के लिए एक यहाँ पर मापित स्तर बनाया गया कि अगर आप इस ग्रेड से लेकर इस नंबर से इस नंबर के बीच में आओगे तो आपको ग्रेड ये मिलेगा, अगर 60 से 80 के बीच में आओगे तो बी ग्रेड मिलेगा। यानी कि निश्चित अंतराल पर एक निश्चित नियम यहाँ पर रखा गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। ये भी हम कह सकते हैं कि 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 50 से 100 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं इस अंतराल में कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक, जैसे कि 80 से 100 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 4 है, 60 से 80 नंबर लाने वाले बच्चों के बीच की संख्या 5 है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो यह भी किसके अंदर आएगा, अंतराल मापनी के अंदर आएगा। अब देखिए बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता को इसी स्तर पर मापा जाता है। अब अनुपातिक मापन आ गया या परम शून्य निरपेक्ष शून्य मापन। तो इसमें क्या होता है, यह उपरोक्त तीनों मापनों में सर्वश्रेष्ठ मापन है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा सबसे अच्छा मापन कौन सा होता है तो अनुपातिक मापन होता है, रेशियो स्केल होता है। इसको हम निरपेक्ष शून्य मापन या परम शून्य मापन भी कहते हैं, लेकिन अनुपातिक मापन सबसे अच्छा मापन माना जाता है। किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना अनुपातिक मापन कहलाता है। किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना अनुपातिक मापन कहलाता है। जैसे कि मोहन के पास 5 हिंदी की किताबें हैं, कितनी, 5 हिंदी की किताबें हैं और सोहन के पास 3 हिंदी की किताबें हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हिंदी की किताब की हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए मोहन के पास 5 किताबें हैं और सोहन के पास 3 किताबें हैं। तो मोहन के पास 5 हिंदी, सोहन के पास 3 हिंदी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये रेशियो। अब भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया।
अब 5-0 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया। इसका मतलब कि भारत की 5 जीत पर जो पाकिस्तान है उसकी 0 जीत है। तो जीत पर यहाँ पर जो भारत है उसके पास 5 जीत है और जो पाकिस्तान है उसके पास 0 जीत है। जैसे कि मोहन के पास 5 हिंदी है और सोहन के पास 3 हिंदी है। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, अनुपातिक मापन हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर अनुपात का चिन्ह आता है बीच में, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने सारे के सारे मापनों को पढ़ लिया। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, नापित मतलब यहाँ पर शाब्दिक मापनी भी इसको कहते हैं। नामित स्तर में हम क्या करते हैं, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, शिक्षा के आधार पर क्या करते हैं, बच्चों को वर्गीकृत करते हैं या व्यक्तियों को वर्गीकृत करते हैं। फिर क्रमित में क्रम का ध्यान रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर रैंकिंग। फिर अंतराल में जैसे कि 80 से लेकर के 100 तक में कितने बच्चे हैं या इनको कौन सा ग्रेड मिला है, 60 से 80 के बीच में, यहाँ पर निश्चित अंतराल पर हमें निश्चित ग्रेड प्रदान करते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद देखिए अनुपातिक मापन आपने देखा। अनुपातिक मापन भी बहुत इजी है, आपने समझ ही लिया। इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को के गुण को क्या करते हैं, मापते हैं। एक व्यक्ति के गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो यह होता है अनुपातिक मापन। अब यहाँ पर आपने देख लिया मापन। मापन आपको सारी चीजें मापन की मैंने समझा दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो मापन है उसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। मापन किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको आसानी से बता देना है कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही क्या होता है, मापन होता है, वस्तुओं या घटनाओं को। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने मापन किसे कहते हैं, मापन की परिभाषा देख ली, मापन के स्तर देख लिए। और इन स्तरों में आपने नामित स्तर या शाब्दिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर या अनुपात स्तर, या नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी, चारों को आपने आसानी से समझ भी लिया। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मूल्यांकन। आपका ये जो पूरा पेपर है इसका नाम ही है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो अब हम यहाँ पर मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो मापन होता है, ये जो मापन है ये मूल्यांकन के अंदर ही आता है, ये मूल्यांकन में ही आता है, ये मूल्यांकन का ही एक पार्ट है, ये मूल्यांकन में ही आता है, मूल्यांकन के अंदर ही आता है। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी विशेषता को मानक चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है, गुणों दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना, यही क्या होता है, मूल्यांकन। अब यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि मूल्य का अंकन, अभी हमने देखा कि जो यहाँ पर सीता है उसने 30 नंबर पाया, जो मोहन है उसने 60 नंबर पाया, किसमें, गणित में। अब यहाँ पर देखिए, अब किसका नंबर किससे ज्यादा है, किसका नंबर किससे कम है, कौन किससे अधिक तेज है, ये सारी चीजें अब यहाँ पर हम देखेंगे। अभी तक हमने तुलना नहीं की थी किसी की किसी से, बस हमने क्या किया था, किसी को अंक प्रदान कर दिया था, किसी की किसी से तुलना नहीं की थी। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, स्कूल ए का रिजल्ट 70% है, स्कूल बी का रिजल्ट 80% है, स्कूल सी का रिजल्ट 60% है। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि स्कूल बी का रिजल्ट दोनों से अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए, ये कोई स्कूल है ए, इसका रिजल्ट 70% आया है, बी का रिजल्ट 80% आया है और सी का 60%। तो सबसे अच्छा परसेंटेज कौन सा है, 80% है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये स्कूल बी है यह इन दोनों से क्या है, बहुत अच्छा नंबर लेकर के आया, इस स्कूल का रिजल्ट बहुत बेहतर है, ये इन दोनों से बेहतर है। और जो सी है, सी का परसेंटेज 60% आया है, यानी कि सी क्या है, इन दोनों से सबसे बेकार है, तो सी का खराब है। अब देखिए, बर्तन में 3 लीटर पानी है, यह क्या है, मापन है। यह पानी गंदा है या साफ है, यह क्या है, मूल्यांकन है। कोई बर्तन है, इसमें 3 लीटर पानी आपने रखा है, अब आपने क्या बता दिया कि इसमें पानी कितना है, 3 लीटर। 3 लीटर पानी, ये क्या हो गया, ये तो मापन हो गया। लेकिन अब ये पानी साफ है, गंदा है, पीने के लायक है या नहीं है, यह क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। मोहन के गणित में 50 अंक हैं, सोहन के गणित में 60 अंक हैं, ये तो मापन हो गया। लेकिन सोहन के अंक मोहन से ज्यादा हैं, यह क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो मापन अंक दिखाता है, मूल्यांकन गुण दिखाता है। तो समझ में आपको आ गया, मापन मात्रात्मक, लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है, गुण होता है, वो गुणात्मक होता है। तो अंकों को मूल्य प्रदान करना ही मूल्यांकन है। हमने इन अंकों को मूल्य प्रदान किया, अंक क्या था, 3 लीटर। लेकिन अब ये पानी साफ है या गंदा है, यह क्या हो गया, यह मूल्यांकन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ABC तीनों का रिजल्ट अलग अलग, लेकिन जब इन तीनों को हमने मिलाया तो किसका रिजल्ट अच्छा है, किसका खराब है, यहाँ पर हमने गुणों की व्याख्या की। इन अंकों के आधार पर हमने क्या कर दिया, इन अंकों को मूल्य प्रदान कर दिया, तो यह क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। अब देखिए मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की परिभाषा और मापन की परिभाषा स्टीवेंस के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार आपने देखा है, मापन की परिभाषा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है, 2017 में, 2018 में पूछा गया। अब मूल्यांकन की भी परिभाषा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछता है। तो रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो भी अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा होता है या वांछनीय होता है उसको मानकर हम चलते हैं। दांडेकर के अनुसार मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है।
अब मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसे कि डॉक्टर अपनी दवा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार से करते हैं। बाग का माली अपने पौधों का मूल्यांकन उसकी सुंदरता के आधार पर करता है। और ठीक इसी प्रकार शिक्षक अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मूल्यांकन की परिभाषा समझाने का प्रयास किया गया है कि जो डॉक्टर होता है वो कैसे चेक करेगा कि उसकी जो दवा है वो वह काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो वह अपने जो उसके पेशेंट होंगे उसी पर तो प्रयोग करेगा। जब उनके पेशेंट ठीक होने लगेंगे तो उन्हें भी समझ में आया कि हाँ जो दवा उन्होंने बनाई है वो प्रभावशाली है। इसी प्रकार से जो शिक्षक होते हैं वो अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, वह अपने मूल्यांकन को कैसे कर पाएंगे जब देखेंगे कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए जो छात्र हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में बच्चे इनोवेटिव कर रहे हैं। तो शिक्षक को ये समझ में आया कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है मेरा जो मूल्यांकन है वो प्रभावी है। इसी प्रकार से बाग का माली भी अपने पौधे का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार पर करता है। तो इस तरीके से यह मूल्यांकन हो गया। अब देखिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर देखिए जॉन ड्यूबी के अनुसार जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जॉन ड्यूबी के अनुसार। तो कौन कौन इसमें आता है त्रिमुखी प्रक्रिया में? शिक्षण उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव और फिर मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। अब इनको हम समझेंगे तब आसानी से हमको याद हो जाएगा। देखिए शिक्षण उद्देश्य, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षा देते हैं उनको, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम बालक और समाज दोनों को हित में रख करके उनको शिक्षा दें। तो बालक एवं समाज के हित को देखते हुए हम शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं वे शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं। इन्हीं को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया संभावित होती है। अब देखिए अधिगम अनुभव, इन शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जो बालक के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायक होता है। अनुभव बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन शिक्षण उद्देश्यों के प्रति प्राप्ति का संकेत होता है। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा ही शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा है, या त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूबी ने कहा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी, ये याद रखना है आपको। और इसमें शिक्षण के उद्देश्य, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, कोई ना कोई गोल होता है। अब देखिए इसके अलावा वह अपने अनुभव के माध्यम से, शिक्षक अपने उद्देश्यों को क्लास में लेकर के जाते हैं और वह अपने अधिगम के माध्यम से, अपने अधिगम अनुभव के माध्यम से, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य वो लेकर के चल रहे हैं कि हमको आज बच्चों को ये पढ़ाना है और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे समाज में जाकर के कुछ अच्छा करेंगे जब इस तरीके की शिक्षा लेंगे। अब ये क्लास में गए तो इनके पास जो भी अनुभव है उस अनुभव के आधार पर इन्होंने क्लास का वातावरण ऐसा बना दिया कि सारे बच्चे बिल्कुल उनकी बात को सुनने के लिए आतुर हैं। सारे के सारे बच्चे उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव से क्लास का वातावरण इतना अच्छा बना दिया कि सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। जब सारे बच्चे उनकी बातों को, उनके पढ़ाए गए चैप्टर्स को ध्यान से सुनेंगे तो इससे क्या होगा? उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो शिक्षण के उद्देश्य टीचर लेकर के चले थे और उन्होंने क्लास में ऐसा वातावरण उन्होंने अपने अधिगम के अनुभव से ऐसा वातावरण बनाया कि सारे बच्चों ने ध्यान से पढ़ा और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो ये हो गया शैक्षिक मूल्यांकन की 3 प्रक्रियाएं। अब देखिए यहाँ पर तो बता दिया किसने? जॉन ड्यूबी ने ये तो बता दिया कि शिक्षण के जो मूल्यांकन है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पटेल ने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य भी ठीक है। उद्देश्य लेकर के टीचर जाते हैं क्लास में कि क्या उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का, और वह अपने लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी उन्होंने सीखा है अपने अधिगम को जाकर क्लास में वो इस तरीके का वातावरण पैदा करते हैं कि सारे बच्चे उनकी बात को सुनते हैं। इस तरीके का एनवायरमेंट वो अपने अनुभव से बना देते हैं और सारे बच्चों का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता है। यानी कि मूल्यांकन की पद्धतियों के माध्यम से सारे बच्चों का जो व्यवहार है वो परिवर्तित हो गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस चीज को पढ़ाना है। तो यह जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम किसने जोड़ा? डॉक्टर पटेल ने जोड़ा। डॉक्टर पटेल ने कहा कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। तो यहाँ पर जो रॉस थे उन्होंने शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन बताया। लेकिन इसी में इन्होंने और क्या जोड़ दिया? डॉक्टर पटेल ने पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम भी जोड़ दिया। बस इन्होंने इतना ही किया था, इसमें और कुछ नहीं। अब देखिए इसके बाद मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं? मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं? मूल्यांकन गुणात्मक होता है, जैसे कि आपने देखा ही कि किस तरीके से हम गुणों की तुलना करते हैं, क्योंकि मापन में केवल अंक प्रदान कर दिया गया। अब पानी 3 लीटर है, अब ये पानी साफ है या गंदा है, पीने लायक है नहीं है, यह तो मूल्यांकन हो गया। तो इस तरीके से मूल्यांकन में उस वस्तु के गुणों को, दोषों को भी हम बताते हैं। मूल्यांकन प्रेरणात्मक होता है क्योंकि यह बच्चों को आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। मूल्यांकन निदानात्मक भी होता है क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की कमियों का पता लगाना होता है। मूल्यांकन उपचारात्मक भी होता है क्योंकि कमियों का पता लगा के कमियों को फिर दूर भी तो करना होता है। इसके बाद देखिए मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि मूल्यांकन से ही व्यक्ति समाज में अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मान पाता है। और मूल्यांकन एक विकासात्मक प्रक्रिया है क्योंकि यह जीवन भर चलती है। अब मूल्यांकन की कुछ और परिभाषाएं हैं कोठारी आयोग के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट कहूं उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर की बात बस मैं केवल नहीं करूंगी। थर्ड सेमेस्टर में तो ये पूछा ही जाता है, फिक्स ये पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप लोगों के यूपी टेट और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, तो यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की परिभाषा क्या दी है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। बस आप ये याद रखिएगा ये लाइन कि जो मूल्यांकन है यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग जैसे ही आप देखोगे तुरंत आपको ये कोठरी याद आनी चाहिए। कोठरी, कोठरी कहाँ होती है? घर में ही तो होती है। एक घर है तो घर में ही तो कोठरी बनी होती है, कहीं ना कहीं कोठरी बनी होती है। तो कोठरी कहाँ है? घर का ही तो अभिन्न अंग हुआ। कोठरी क्या हुआ? घर का ही तो अभिन्न अंग हुआ। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन है वह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा लक्ष्य या शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर अभिन्न अंग और घनिष्ठ रूप से संबंधित, ये घनिष्ठ, ये दो शब्द अगर आप याद रखोगे तो कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, कोठरी घर में होती है, घर का ही अभिन्न अंग होती है। तो इस तरीके से आपको ये मूल्यांकन की परिभाषा कभी नहीं भूलेगी। तो कोठरी होती है वो घर का ही अभिन्न अंग होती है, ये आप याद रखिएगा। अब एनसीईआरटी ने क्या परिभाषा दी है शैक्षिक मूल्यांकन का? शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहां तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है यह क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि जो शिक्षण के उद्देश्य है वो हमने किस सीमा तक प्राप्त किए, जिस उद्देश्य से हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, क्या वे उद्देश्य पूरे हुए, और जो अधिगम अनुभव हमने क्लास में बच्चों से साझा किया वो कहां तक प्रभावशाली थे, जो हमारी शिक्षण विधियां थी, जिस तरीके से हमने पढ़ाया बच्चों को, वो कहां तक सार्थक सिद्ध हुई। अब देखिए मूल्यांकन का महत्व और आवश्यकता। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है हमें? तो बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं की जानकारी मूल्यांकन के उपकरणों द्वारा ज्ञात हो जाती है। उसी के अनुरूप बालक अपने अंदर सुधार करता है। मूल्यांकन एवं मापन द्वारा छात्र सीखने वाला या छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो जाता है। मूल्यांकन एवं मापन द्वारा क्या होता है? जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी हम जान पाते हैं। छात्रों की योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व के अनुसार हम उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मूल्यांकन के उपकरण द्वारा छात्र अधिगमकर्ता की उपलब्धि की जानकारी उसे हो जाती है और अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद वह प्रेरित होकर मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के चयन हेतु मापन व मूल्यांकन के उपकरणों से बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण आदि का विशेष महत्व होता है। क्योंकि जब बच्चे अलग अलग, मान लीजिए आप लोगों ने इंटरमीडिएट के बाद आपने सोचा कि हमको डॉक्टर बनना है तो आप जाओगे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। आपको अगर इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आप क्या करोगे? उसके लिए आप जेई एग्जाम क्वालिफाई करोगे, जेई मेन, जेई एडवांस। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है इन सब परीक्षाओं में आपका बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण, ये सारी चीजें भी होती हैं इन सब एग्जाम में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सभी क्या है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपको इंजीनियर बनाने में, आपको डॉक्टर बनाने में। अब देखिए इसके बाद मापन और मूल्यांकन में अंतर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने देखा जो मापन होता है वो संख्यात्मक होता है, इसमें अंक प्रदान करते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के अंदर ही मापन आता है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि मूल्यांकन में ही अंकन। अब देखिए मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, तो अंक तो आ गया ना, मूल्यांकन में मूल्य का अंकन होता है तो अंकन तो इसके अंदर ही आ गया। और अंकन का मतलब होता है क्या है? मापन। तो इस तरीके से जो मापन है वो मूल्यांकन के अंदर ही आता है। तो मूल्यांकन संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों होता है। अब देखिए इसके बाद मापन का क्षेत्र संकुचित होता है लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, अब देखिए जो यह क्या होता है? पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है और इसका उद्देश्य होता है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। केवल और केवल ये नहीं कि एग्जाम में पास करके नंबर ले लिए बस। जो इसका उद्देश्य होता है मूल्यांकन का, वो आप कितने अच्छे व्यक्ति बने, आपके अंदर कौन कौन से गुण डेवलप हुए, आपने कौन कौन से कौशल सीखे। ये नहीं कि डिग्री ले ली और आपको आता कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन होता है इसका उद्देश्य होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए थे वो उद्देश्य आपका पूरा हो। मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं होती है, मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव होती है। भविष्यवाणी का मतलब है यहाँ पर जैसे कि कोई भी बच्चा कितना अच्छा नंबर लेकर के आया और यहाँ पर उस अच्छे नंबर के आधार पर हम बच्चे की भविष्यवाणी कर पाते हैं। भविष्यवाणी का मतलब ये कि खाली अच्छा नंबर ही नहीं, जब मूल्यांकन होता है तो बच्चे का टेस्ट भी होता है, उसका साक्षात्कार भी होता है, तो उसके जो और भी गुण हैं वो भी निखर के आते हैं। तो उन गुणों के आधार पर जो शिक्षक होते हैं वो उसकी भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि हाँ बच्चा आगे चल करके सिंगर बनेगा या डांसर बनेगा, क्योंकि उन्होंने उसके गुणों को भी देखा होता है। और मापन में तो बस केवल अंक प्रदान कर दिए गए। अब देखिए मापन किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जाता है। जो मूल्यांकन होता है वो मापन के बाद की प्रक्रिया होती है, पहले अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे कि जो पानी है वो 3 लीटर है बर्तन में, लेकिन 3 लीटर पानी के बाद अब ये पता करना कि वो पानी साफ है, गंदा है, पीने के लायक है या नहीं है, ये बातें बाद में आती हैं। अब देखिए इसके बाद मापन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। केवल अंक प्रदान करने को ही हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण नहीं कहते हैं। लेकिन जब हमने माप लिया तभी तो हमने ये जाना कि किस बच्चे की कौन सी कमजोरी है, किस विषय में कौन सा बच्चा कमजोर है। तो मापन के बाद अब हम मूल्यांकन बनाएंगे तो मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव होता है, क्योंकि हम बच्चों की कमजोरियों को दूर करते हैं।
मापन से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी है, कोई वस्तु कितनी है, जैसे कि 2 किलो, 4 किलो, इसके अलावा 5, 10, 6। लेकिन मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है, कोई वस्तु कितनी अच्छी है। 2 किलो चावल, अब इस 2 किलो चावल में वो चावल किस क्वालिटी का है, उसमें कंकड़ है नहीं है, वह कितना अच्छा है और चावलों की तुलना में, ये हो गया मूल्यांकन। अब देखिए मापन में कम समय लगता है और मूल्यांकन में अधिक समय लगता है, क्योंकि मूल्यांकन में मूल्यों का अंकन होता है। अब देखिए अंकन संभव होता है और इसमें मापन में तो अंकन संभव होता है, लेकिन मूल्यांकन में अंकन संभव नहीं होता है। गणितीय संक्रियाएं संभव होती है, लेकिन इसमें गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं होती है। किसमें? मूल्यांकन में गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं होती है। अब देखिए इसको मापने का स्तर क्या है, नामित स्तर मापनी, क्रमित स्तर मापनी, अंतरित अंतराल, क्रमित अंतराल मापनी और अनुपातिक मापनी, ये चारों मापनी मैंने आपको पढ़ा दिया। और इसको कैसे मापेंगे हम? शैक्षिक उद्देश्य, प्रविधियां, परीक्षण, प्रमाण, इन सब के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर हम इसको यहाँ पर मूल्यांकन को जांचते हैं। अब देखिए मूल्यांकन के प्रकार, योगात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन के बाद आता है संरचनात्मक या रूपात्मक मूल्यांकन, फिर सतत मूल्यांकन और फिर व्यापक मूल्यांकन। सबसे अधिक चर्चा इन्हीं दोनों की है। इन दोनों को आपको बिल्कुल याद कर लेना, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन को बहुत ही विस्तार से इन दोनों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। फिर भी यहाँ पर हम योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सत्र के अंत में जो होने वाला मूल्यांकन होता है वो योगात्मक मूल्यांकन है, और ये सबसे बेकार मूल्यांकन है, सबसे बेकार मूल्यांकन। जैसे कि अब हमारा जो सत्र शुरू हुआ उसके बाद 4 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होता है। 4-5वें महीने में हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होता है, छमाही एग्जाम होता है। उसके बाद फिर हाफ ईयरली एग्जाम होने के बाद 4 महीने बाद फिर हमारा एनुअल एग्जाम होता है। तो इस तरीके से 6 महीने के बाद, पूरे 6 महीने के बाद एक एग्जाम होता है। तो इससे क्या होगा, 4 तो मैंने कम कहा, यहाँ पर 6 आप कर सकते हो। 6 महीने में हम एक पेपर दे रहे हैं, तो बीच में जो 5 महीने हैं, 6 महीने में हमने एक पेपर दिए, और ये जो 5 महीने हैं, इस 5 महीने में हमने कितनी पढ़ाई की, हमारा कौन सा विषय कमजोर हो गया, कौन सा विषय अच्छा हो गया, किस पर हमने ध्यान दिया, किस पर ध्यान नहीं दिया, इन सब की कोई बात ही नहीं होती। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ये केवल सत्र के अंत में होता है। इसमें केवल एक परीक्षा होती है, बस वो केवल एनुअल एग्जाम। तो आप सोचिए किस तरीके का एग्जाम है। तो योगात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें सही से बच्चों की प्रतिभा निखर के नहीं आती है। जब साल बीत गया, बच्चे ने क्लास पास कर लिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बीच बीच में अगर यही एग्जाम टेस्ट दिया होता शिक्षक ने, तो ऐसा नहीं होता, या इस तरीके की शिक्षा प्रणाली अगर बनाई गई होती, क्योंकि जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली बनाई जाएगी टीचर उसी प्रकार से तो पढ़ाएगा। तो अगर शिक्षा प्रणाली ही नहीं बनाई गई, जब केवल एक बार एग्जाम लिया गया, तो इससे क्या होगा? इससे बच्चे की जो अंदर की योग्यता है, क्षमता है, वो निखर के नहीं आएगी। कहाँ वो कमजोर रह गया, कहाँ वो अच्छा था, ये पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए रूपात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, जब शिक्षक पढ़ाते समय ही बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तो यह संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, योगात्मक में क्या हुआ कि सत्र के अंत में एग्जाम हुआ, लेकिन संरचनात्मक में क्या हो रहा है, पढ़ाते समय ही टीचर बच्चों से पूछते भी चल रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जहां डाउट है वहां पूछ सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, पढ़ाते समय ही वो पूछते चल रहे हैं क्लास में कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, उनकी पढ़ाई की चीजें कितनी समझ में आ रही है, बच्चों को कितनी नहीं समझ में आ रही है। तो ये पढ़ाते समय तुरंत लिया जाता है। तो ये जो एक बार लिया जा रहा है साल भर में, और यहाँ पर ये जो तुरंत लिया जा रहा है, अब इससे थोड़ा इतर हम आएंगे सतत मूल्यांकन में। अब देखिए सतत मूल्यांकन, निश्चित अंतराल पर मूल्यांकन, जैसे कि हर 15 दिन पर परीक्षा कराना, क्योंकि बच्चा अचानक से थोपी गई परीक्षा से डर जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े समय पर परीक्षा लेने पर बच्चे रिवीजन करते रहते हैं और विषय की तैयारी भी अच्छी रहती है। अब यहाँ पर देखिए जो सतत मूल्यांकन है, कॉन्टिन्यू इवेल्युएशन, इसमें क्या होता है, इसमें हर एक महीने में हमने 2 टेस्ट लिए। हर महीने में हम जब 2 टेस्ट लेंगे, तो हर 15 दिन पर बच्चे की रिपोर्ट मिलेगी। हर 15 दिन पर बच्चा कौन से विषय में अच्छा कर रहा है, कौन से विषय में अच्छा नहीं कर रहा। जिस विषय में अच्छा नहीं कर रहा, अब केवल अभी वो 15 दिन ही तो पीछे हुआ है, उसको फिर हम आगे ला सकते हैं। जिस विषय में कमजोर है उसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों के ऊपर सबसे बड़ी चीज तो पहली बात तो कम बर्डन पड़ता है। अब जहां साल भर में एक बार परीक्षा हो रही थी योगात्मक मूल्यांकन में, वहां सतत मूल्यांकन में हर 15 दिन पर परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर बच्चा अच्छा स्कोर करेगा कि यहाँ पर अच्छा स्कोर करेगा? जब अप्रैल में एग्जाम होने वाला होगा, तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन वो क्या सोचेगा कि चलो अब अप्रैल में एग्जाम होगा तो मार्च से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हर 15 दिन पर एग्जाम हो रहा सतत मूल्यांकन में, कॉन्टिन्यू इवैल्यूएशन में हर 15 दिन पे पेपर होगा, तो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहेगा, वो रोज रिवीजन करेगा, रोज पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हर 2 हफ्ते में उसका पेपर हो रहा है। तो इस तरीके से उसकी तैयारी भी अच्छी बनी रहेगी और उसके ऊपर एकाएक पूरे सिलेबस का बर्डन नहीं पड़ेगा। अब आते हैं व्यापक मूल्यांकन में। व्यापक मूल्यांकन होता क्या? ज्ञान के सभी पक्षों का या सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन है। व्यापक मूल्यांकन को आपको इस तरीके से याद रखना है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। व से व्यापक और व से व्यक्ति, तो व से व्यापक, व से व्यक्ति, व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन। यह एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के कि व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। दोस्तों 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो व्यापक मूल्यांकन है, इससे हम किस चीज का मूल्यांकन करते हैं, या व्यापक मूल्यांकन द्वारा किसका मूल्यांकन करते हैं? तो राइट आंसर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन, ज्ञान के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन हम इसमें करते हैं। जैसे कि ये भाषा है,
तो भाषा, कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों चीजें आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है व्यापक मूल्यांकन में कि इन चारों चीजों की समझ जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन को एक साथ हम देखेंगे, एक साथ अब इसके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, ऑलरेडी आपने देख लिया कि सतत मूल्यांकन क्या होता है। बच्चों का नियमित टेस्ट लेना, निरंतर रेगुलर उनका हम मूल्यांकन करते रहते हैं। और इस तरीके से जब हम हर महीने में बच्चों का लेखा जोखा रखते हैं तो बच्चे पढ़ते रहते हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम इकाइयों में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और इस तरीके से बच्चों का जो सिलेबस है वो सरल बन जाता है। व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, तो इसको हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। ज्ञानात्मक को अभी यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यही मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और कहीं कहीं व्यवहारात्मक पक्ष भी दिया रहता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। तो अभी इनकी व्याख्या बहुत अच्छे से मैं करूंगी, बहुत आसानी से आप समझोगे। तो व्यापक मूल्यांकन में व्यक्ति के या छात्र के, व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, चाहे संज्ञानात्मक पक्ष हो, भावनात्मक पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष हो। इसमें छात्र के आकलन के लिए विविध उपकरण एवं तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बालकों को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है, अर्थात बालकों का चौमुखी विकास करता है। तो सतत का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों का निरंतर टेस्ट लेना, निरंतर उनका एग्जाम कंडक्ट कराना। ये नहीं कि केवल साल भर में छमाही और वार्षिक परीक्षा लेना, ऐसा नहीं। बच्चों का रेगुलर टेस्ट लेना, रेगुलर उनकी तैयारी बना करके चलना, चाहे वो मासिक टेस्ट हो, चाहे हर 15 दिन पर हो। इस तरीके से बच्चों के ऊपर एकाएक पूरे सिलेबस का बर्डन नहीं डालना, थोड़ा बच्चों को पढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि के साथ शिक्षकों को भी अपनी योजना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब टीचर ने 15 दिन में जो चीज पढ़ाई उसका टेस्ट ले लिया, अब उस टेस्ट में कौन से बच्चे ने अच्छा किया, कितने बच्चों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें खुद अपनी गलतियों को कहां पर सुधारना है, कहां पर उनको शिक्षण की विधियों का किस तरीके से प्रयोग करना है कि सारे बच्चे समझ आए, सारे बच्चे अच्छा नंबर उनके विषय में लेकर के आए। तो शिक्षक को भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने का मौका मिलता है, तो कम समय में 15 दिन में ही। अब देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सत्र में चलने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान तथा उसके प्रभावी उपचार को भी सम्मिलित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के अंदर जो कमियां रह गई हैं, बच्चे उसको भी क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत अपनी कमजोरियों का पता चल गया। अगर तुरंत हमें अपनी कमियों का पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको दूर कर लेंगे। और जब साल पूरा बीत गया, जब एग्जाम आ गया, तो हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे? शायद नहीं दूर कर पाएंगे। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो बहुत अच्छा माना गया कि बच्चों का टेस्ट भी होता रहे, बच्चे भी सही हो, टीचर की भी जो टीचर भी अपने टीचिंग मेथड में सही से प्रयोग करें, वो सही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को और अच्छा बनाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर शिक्षक का भी फायदा है, बच्चों का भी फायदा है, और जो कठिनाइयां हैं बच्चों की, उनका सही समय पर पता लगा लेते हैं शिक्षक, और उन कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उनका उपचार भी कर देते हैं। अब देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता में ही विशेषताएं भी आ जाती हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की कठिनाइयों का हम क्या करते हैं, निदान कर देते हैं। और इस तरीके से यह हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर फिर वही बात कही गई है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, इससे छात्र अपनी कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और शिक्षक भी अपनी कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और उसे सुधार लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि छात्र अपनी कमजोरियों का पता लगाते हैं और उन्हें सुधार लेते हैं सही समय पर। और इस तरीके से जो शिक्षक है वो बच्चों को लगातार प्रेरित भी करते रहते हैं, बच्चे अच्छा करते रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को रेगुलर प्रेरणा भी मिलती है। अब इसके बाद देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सभी छात्रों की नियमित हम क्या करते हैं, जांच करते हैं और बहुआयामी जांच करते हैं, और बच्चों में या छात्रों में उच्चतम आदतों का और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। छात्रों की प्रगति के विषय में उनके माता पिता को सूचना भी देते हैं और उनकी सूचनाओं का भी वो, इसके अलावा बच्चों की आदतों का भी वह उनके अभिभावकों से पता लगाते हैं। और इस तरीके से शिक्षक और अभिभावक मिलकर के दूसरे का सहयोग करते हैं और इससे छात्र की क्या होती है, प्रगति होती है। और विषय एवं पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य भी हम करते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। ये क्या होता है? दक्षता आधारित मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय न्यूनतम अधिगम स्तर से है, अर्थात कम से कम उतना ज्ञान उस बच्चे के अंदर होना चाहिए जितना उस आयु वर्ग या स्तर के दूसरे बच्चों के पास होता है। किसी कक्षा विशेष के अंत में छात्रों द्वारा धारण किए गए व्यवहार को ही अधिगम दक्षता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझो यहाँ पर कि अगर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 का बच्चा है तो उसे क्या क्या गणित विषय में क्या क्या उसको आना चाहिए। प्राथमिक स्तर की, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो अंकों और संख्याओं को बच्चा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इन संख्याओं को पहचान ले और इन संख्याओं को लिख ले कि 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं। अंकों या संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम, उसको ये भी बताओ कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर यह इतनी संख्याओं को भी लिख लेता है तो यह क्लास 1 के बच्चे की दक्षता पूरी हो गई। अब इसके बाद कक्षा 5 के बच्चों के लिए हम आते हैं। तो कक्षा 5 के बच्चों की न्यूनतम दक्षता क्या होनी चाहिए? कक्षा 5 के बच्चों के लिए 3 अंकों की संख्या में 3 अंक की गुणा कर लेना। व्यवहारिक जीवन स्तर में रुपए पैसे का हिसाब की 100 रुपए तुम्हारी मम्मी ने दिए तो तुमने 80 रुपए का सामान खरीदा, तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, इस तरीके से। इसके अलावा कि
3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या से हम कैसे इस तरीके से गुणा करना भी बच्चों को आना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी बच्चों को आनी चाहिए। तो ये कक्षा 5 के बच्चों का शैक्षिक स्तर हो गया, दक्षता आधारित मूल्यांकन हो गया। तो यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चों का दक्षता आधारित मूल्यांकन हमने किया, यहाँ पर कक्षा 5 के कि कम से कम कक्षा 5 का अगर बच्चा है तो इतना उसको आना चाहिए। कक्षा 1 का बच्चा है तो उसको अंकों की पहचान, संख्याओं को लिखना, अंकों या संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम, ये इतना उसको आना चाहिए। तो ये हो गया दक्षता आधारित मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, साथ ही शिक्षा का या केवल संप्राप्ति का। अभी मैंने आपसे कहा था कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, आप देखिए। तो व्यापक मूल्यांकन ब से व्यापक, ब से व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। फिर है सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यू, लगातार, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यू चलने वाला, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन हेतु योगात्मक हो गया। सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, यहाँ उपरोक्त सभी। तो आपको इसमें राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, नित्य मतलब निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? उपचारात्मक, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि निदान और उपचार में क्या अंतर होता है। एक बार फिर से मैं बता रही हूं आप लोगों को, निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और उपचारात्मक। इस बार आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको भूले ना। ये बार बार ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट बहुत सारे एग्जाम देने हैं और उसमें ये शब्द सबसे अधिक प्रयोग में आएगा। क्यों प्रयोग में आएगा? निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपको टेस्ट लिखता है। वो टेस्ट क्यों लिखता है? आप दिखाने जाओगे तभी तो टेस्ट लिखेगा कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, आप डेंगू का टेस्ट करा लीजिए, मलेरिया का टेस्ट करा लीजिए, या इसका टेस्ट, अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए। तो वो टेस्ट क्यों करवाता है? जब वो टेस्ट करवा करके लाता है व्यक्ति फिर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसकी एक समस्या का कारण जानता है कि कारण क्या है, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इसको डेंगू है, निमोनिया है, किस प्रकार का बुखार है। तो ये हो गया निदान, यानी कि कारण को जान लिया डॉक्टर ने। अब कारण को जान लिया तो डॉक्टर क्या करेगा? उपचार करेगा। उपचार कैसे करेगा? दवाओं के माध्यम से करेगा। वैसे ही जब टीचर ये पता लगा ले कि बच्चा कौन से विषय में कमजोर है, बच्चे की कमजोरी का कारण कौन सा विषय है, विज्ञान है कि गणित है कि अंग्रेजी है, कौन सा विषय है जो उसका कठिन है, सिर्फ टीचर ने जब इतना पता लगाया कि कौन से विषय में बच्चे को समस्या आ रही है, तो समस्या का कारण उन्होंने जान लिया, कौन सा समस्या का कारण है, कौन सा विषय कारण है। तो ये हो गया निदान। लेकिन जब अब उन्होंने गणित की समस्याओं को बच्चे को हल कराना शुरू किया, उसका उपचार करना शुरू किया, किस तरीके से उसको सवालों को समझाना शुरू किया, सिद्धांतों को बताना शुरू किया, तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं शिक्षक? उसका उपचार कर रहे हैं, सवालों को समझा करके, सिद्धांतों को समझा करके, उसको पढ़ा करके। तो ये हो गया उपचार करना। तो सबसे पहले समस्या के कारणों का पता लगाएंगे हम, तो कारणों का पता लगाना निदान। और जब समस्या का हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? वो उस समस्या का उपचार करके उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो बच्चों की गलतियों को हम क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, उनकी कमियों को दूर कर रहे हैं, उनकी जिस भी विषय में कमजोरी है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? उसका उपचार कर रहे हैं, उसकी दवा कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों की त्रुटियों को दूर करना, ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। और बच्चों की कमियों का पता लगाना, जब हम पता लगाएंगे तो निदान होगा, और जब हम उसको पता लगा के दूर कर देंगे तो वो क्या कर दिया? हमने उपचार कर दिया। अब देखिए मूल्यांकन के कौन कौन से पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के पक्ष ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अतलगुत्री में भी पूछा गया है। मूल्यांकन के कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के पक्ष आपको मैंने बताया है कितने होते हैं, 3 होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक को ही कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। अब कहीं कहीं व्यवहारात्मक पक्ष भी मिलता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य 3 ही पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो डॉक्टर DBS ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में इन 3 पक्षों का जिक्र किया। किसने? ब्लूम ने किया है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इसको आप बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान है संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष। ये क्यों आसान है? ये इसलिए आसान है क्योंकि यही पढ़ाई तो आप पढ़ते हुए आए हो बचपन से। क्लास में आपको टीचर ने कोई ज्ञान दिया, कोई नॉलेज दी, कोई भी बात आपको बात बताई उन्होंने कि किस तरीके से जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य का चक्कर कंप्लीट करता है। तो उन्होंने तो बता दिया सूरज के बारे में, ग्रहों के बारे में। अब आप उसको क्या करोगे? आपने उस ज्ञान का बोध कर लिया, उस ज्ञान को आप समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। टीचर ने बताया आपको, उन्होंने ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, और आप उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसका प्रयोग, या ये कहें कि आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपको बोध हो गया, उसका समझ हो गई, उसकी उस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, कि अंडरस्टैंड हो गया, आप समझ गए। अब आपने क्या किया? अब उसको प्रयोग के माध्यम से उसको अप्लाई करना शुरू किया, आप उसके बारे में सोचने लगे, आप उससे अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपने अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बताई कि किस तरीके से सूरज के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, कौन सा ग्रह सूरज से नजदीक है, कौन सा दूर है। आप उसको सोचते रहते हो, आप उसको एनालाइज करते हो, क्यों किसी ग्रह का कलर इस तरीके का, कोई पृथ्वी क्यों नीली है,
कोई ग्रह क्यों लाल है, इस तरीके से आप सोचना शुरू करते हो। फिर आप संश्लेषण करते हो, फिर सिंथेसिस, और फिर लास्ट में आपका टीचर क्या कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं कि आपने कितना सीखा इस चैप्टर के बारे में, वो आपका टेस्ट ले लेते हैं। तो ये जो 6 चरण हैं संज्ञानात्मक पक्ष के, मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर ये 6 चरण होते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कैसे क्वेश्चन, आपको मैं बता देती हूँ कि पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर इसमें से कौन कौन आते हैं। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञान, बोध, आपको टीचर ने ज्ञान दिया, आपने उसको समझा, आपने उसको बोध कर लिया, फिर आप उसका प्रयोग कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, संश्लेषण कर रहे हो, और टीचर क्या कर रहे हैं, लास्ट में आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपका मूल्यांकन कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको टीचर ने नॉलेज दी, और फिर लास्ट में टीचर ने क्या कर लिया, आपका टेस्ट, आपका मूल्यांकन कर लिया, आपकी परीक्षा ले ली। तो पहले आपको ज्ञान मिला, फिर लास्ट में आपकी परीक्षा हो गई। बीच में ये सारा प्रोसेस आपने किया, आपने उसको समझा, उसका प्रयोग किया, उसका विश्लेषण किया, उसका संश्लेषण किया। तो याद रखना आप लोग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 के 6 आपको ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालकों की योग्यताओं का, क्षमताओं का, ज्ञान का, तत्चिंतन तथा समस्या समाधान आदि के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बालक के पास कितनी जानकारी है और उसे अभी कितनी जानकारी और देनी बाकी है, इसका पता हम लगाते हैं। उसके ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं कि उससे किसी विषय की नॉलेज कितनी है, योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है उसके अंदर, और उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना बोध है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। अब भावात्मक पक्ष के अंदर आते हैं, तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। ब्लूम का कहना है कि हम अपनी उसी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। मनोवृत्तियां, संवेग, रुचियां हमारे व्यक्तित्व की कसौटी हैं। भावात्मक पक्ष को 5 वर्गों में बांटा गया। दोस्तों एग्जाम में पूछा किस तरीके से गया है, मैं आपको बता दूं कि जो भावनात्मक पक्ष होता है या भावात्मक पक्ष होता है मूल्यांकन का, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो इसके अंदर व्यक्ति की रुचियां, वह किस चीज में इंटरेस्टेड है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको खेलना अच्छा लगता है, उसको सिंगिंग करना, उसको डांसिंग करना, उसको पढ़ाई करना, उसकी रुचियां क्या है, उसकी मनोवृत्तियां, किस मनोवृत्ति का इंसान है, किस तरीके के उसके संवेग है। संवेग तो आपको पता ही है, इस 14 के 14 संवेग, आप 14 के 14 संवेग किसने दिए थे, मैकडूगल ने दिए थे, आपको पता ही है। तो इस तरीके से जहां पर संवेग की बात होगी, हमारे संवेगों की, हमारी रुचियों की, हमारे मनोवृत्तियों की, हमारे खुद के सोच की, हमारी भावनाओं की, वहां पर भावात्मक पक्ष आएगा। इसका कभी इस तरीके से ये 5 वर्गों में आता है, 5 वर्गों में बांटा गया है, ये याद रखिएगा। और ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में, संज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर ये पूछा गया कि भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। तो भावनात्मक यानी हमारी खुद की भावनाएं, हमारी भावनाओं का ख्याल यहाँ पे रखा गया है कि हमारी भावनाएं क्या, हमारी रुचियां क्या हैं, हमारी आदतें क्या है, हमारे संवेग क्या है, इनकी बात की गई है। अब यहाँ पर आते हैं हम कौशलात्मक पक्ष के अंदर। इसमें क्या होता है, कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है, जैसे कि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, चार्ट, रेखा चित्र या चित्र बनाना आदि। इसे भी 5 वर्गों में हमने बांटा है, उत्तेजना या उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्रवाई, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग करना, ये कौशल के अंतर्गत आएगा। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत कितने अच्छे तरीके से आप विज्ञान में जो उपकरण है उनका प्रयोग आप कर लेते हो, प्रयोगशाला में आप अच्छे से प्रयोग कर लेते हो। मानचित्र का आप सही से प्रयोग कर पाते हो, यानी कि कितने सही से आप मानचित्र को पढ़ लेते हो, मानचित्र में कहां पर क्या चीजें हैं आप कितने से उसको रीड कर लेते हो। रेखा चित्र या चित्र बनाना, आपको ड्राइंग बनाना कितने से, ड्राइंग बनाना क्या एक कौशल, एक आर्ट ही तो है, एक कला ही तो है। कला ही क्या होता है, कौशल होता है। तो इस तरीके से आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, ये कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष को देखने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधित होता है संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से या क्रियात्मक पक्ष से। आपको पता है मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या कौशलात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है, ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या सभी से। तो मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। फिर है भावात्मक पक्ष कहलाता है, 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। तो भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो आपको पता है कि जो भावात्मक पक्ष है इसके अंतर्गत बच्चों की रुचियों का, बच्चों के संवेगों का और बच्चों की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसका संबंध किससे है, आप सभी लोगों को पता है, व्यापक मूल्यांकन से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जाएगा, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। अभी आपने देखा कि बालक की रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से संबंधित कौन होता है, भावात्मक पक्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, इसके अलावा संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन आता है। और भावात्मक पक्ष के अंदर किसी भी बच्चे की या व्यक्ति की रुचियां, उसके संवेग, उसकी मनोवृत्तियां, उसकी आदतें, ये सारी चीजें आती हैं भावनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी सही हो गया। 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ 2018 में। कब विकसित हुई? 1957 में, 1958 में, 1956 में, 1955 में। राइट आंसर है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रारंभ कब हुआ? 2009, 2008, 2010 या 2011 में। राइट आंसर 2009 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, या केवल संप्राप्ति का। मैंने आपको बताया व से व्यापक और व से व्यक्तित्व, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मापन हम करते हैं व्यापक मूल्यांकन में, और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों इसके बाद हम मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार देखेंगे। मूल्यांकन के प्रकारों में मौखिक परीक्षा आती है, लिखित परीक्षा आती है, साक्षात्कार आता है, ये सारी चीजें, अवलोकन, निरीक्षण, ये सारी चीजें आती है। तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मौखिक परीक्षा का मतलब ऐसी परीक्षा जिसमें बच्चों से प्रश्न टीचर करते हैं और बच्चे मौखिक रूप से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इससे उनके ज्ञान की, उनके किस तरीके से वह क्वेश्चन की अभिव्यक्ति, आंसर की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, किस तरीके से वे अपने आंसर को अपने शब्दों में कह रहे हैं, उनकी क्षमता कितनी अच्छी है, कितने अच्छे वो वक्ता है, कितने अच्छे से अपनी बातों को रख पाते हैं, ये सब हम चेक करते हैं बच्चों की मौखिक परीक्षा में, मौखिक मूल्यांकन में। तो इस तरीके से उनकी स्मरण करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता कितनी अच्छी होती है, इसको हम चेक करते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा उसकी जो स्मरण शक्ति होती है यह भी अच्छी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं मौखिक परीक्षा में। और बच्चे, विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं एकाग्रता को विकसित करने के लिए भी मौखिक परीक्षा ली जाती है। और मौखिक परीक्षा से क्या होता है? विद्यार्थियों में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत पड़ती है। दोस्तों देखिए मौखिक परीक्षा का महत्व क्या होता है। अब बच्चों की अगर आप लिखित परीक्षा लेते हो तो उसमें वो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखने में समय लगता है, फिर वो जमा करते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन को चेक करते हो, फिर बच्चों को नंबर देते हो। और अगर मौखिक परीक्षा की बात करें तो आप तुरंत बच्चों से आंसर पूछ लेते हो। अगर बच्चे ने बता दिया तो इसका मतलब आप उससे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया जो आपने पढ़ाया है। तो मौखिक परीक्षा से क्या होता है? समय की बचत होती है, ये सब काम नहीं करने पड़ते, ना कॉपी चेक करनी पड़ती है, ना टेस्ट। इस तरीके से आप सीधे आंसर पूछ लेते हो, काम बहुत तेजी से होता है और यथार्थ एवं शुद्ध आदत का विकास होता है। और लिखित परीक्षा में क्या होता है? चीटिंग का भी खतरा रहता है, कहीं बच्चों ने नकल तो नहीं करी, लेकिन मौखिक परीक्षा में एक एक बच्चे से आप आंसर सुन रहे हो तो कहीं पर भी कोई इस तरीके की बात ही नहीं होगी। फिर आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, स्मरण एवं कल्पना शक्ति का भी विकास होता है बच्चों के इससे। अब देखिए इसके बाद हम मौखिक परीक्षा का महत्व हमने देख लिया, गुण में भी यही सारी चीजें आएंगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लिखित परीक्षा क्या होती है। लिखित परीक्षा हम देखेंगे, मौखिक परीक्षा हमने समझ ली, बहुत ही आसान है। लिखित परीक्षा तो हम लोग बचपन से देते आए हैं, हर एक एग्जाम में हमने आंसर ही तो लिखा, तो वही चीज यहाँ पर भी है। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है। पत्र, निबंध, कहानी लेखन, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला पाठक को आकर्षित करती है। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों का निर्माण छात्रों की आयु, रुचि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो लिखित परीक्षा में आप देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं कि बच्चों को भाषा लिखने आ जाए। अगर बच्चे लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बच्चों को सही से ना तो वर्णों की पहचान आएगी, ना सही से वो वर्णों को ठीक ठीक लिख पाएंगे। सुंदर व सुडौल लेखन के लिए भी लिखित परीक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध अक्षर विन्यास, इसके अलावा वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, यानी कि बच्चों को शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाना, वाक्य रचना करवाना, विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, और अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना, या फिर ये कहें कि बच्चों के अंदर भी लिखने की योग्यता आए, वो भी कविताएं लिखें, कहानियां लिखें, ये भी योग्यता उनके अंदर विकसित करना, यही उद्देश्य होता है लिखित परीक्षा का, या ये कहें यही होता है लिखित मूल्यांकन। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर लिखित मूल्यांकन में तो आपको सारी बातें समझ में आ ही गई कि किस लिए हम करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, ताकि बच्चों को सही से लिखने आ जाए, वो वर्णों को ठीक ठीक बनाना सीख लें, और वो अपने अनुभवों से वो भी कविताएं लिख पाएं, कहानियां लिख पाएं। इस तरीके से यही उद्देश्य होता है लिखित परीक्षा का। अब इसके बाद आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के विषय में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता ही है इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंतरक्रिया होती है। जैसे कि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, तो वहां पर आपका कोई ना कोई इंटरव्यू लेने के लिए बैठा होगा, तो आप हैं और वो व्यक्ति है, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इस तरीके से साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याओं एवं उनकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। इसी प्रकार से बच्चा है, वो शिक्षक के पास आता है, अपना साक्षात्कार देता है, वह अपनी समस्याओं को शिक्षक से बताता है, और शिक्षक भी उसकी समस्याओं को सुनते हैं और सुन करके उसकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। आजकल अधिकतम नौकरियों में भर्ती के समय साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग बहुत होता है। तो आप पता आईएएस पीसीएस की एग्जाम हो, इसमें भी आप देखो साक्षात्कार होता है, या समीक्षा अधिकारी, किसी अधिकारी रैंक की कोई परीक्षा हो तो उसमें इंटरव्यू जरूर होता है, साक्षात्कार जरूर होता है कि आप उस पद के कितने लायक हैं जिस पद के लिए आपने ये इंटरव्यू दिया या आपने यह परीक्षा क्वालिफाई की है। अब देखिए साक्षात्कार विधि का उपयोग एवं महत्व। लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं, सही बात है। बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा कम बुद्धि अथवा असामान्य मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के लिए यह उपकरण उपयुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं या बच्चे जिन्होंने भी पढ़ना नहीं शुरू किया, तो उनके लिए साक्षात्कार विधि क्या उपयोगी है। उनकी बातों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, उनका साक्षात्कार ही तो लेंगे। इस तरीके से साक्षात्कारकर्ता की तकनीकी लचीली होती है।
साक्षात्कारकर्ता आवश्यकता के अनुसार अपने प्रश्नों में परिवर्तन भी कर लेता है। इससे वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं को उनसे बताएंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा, उनकी समस्याओं को हल करने का काम करेगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये तो हो गई कहीं ना कहीं परामर्शदाता वाली स्थिति। लेकिन अगर यहाँ पर साक्षात्कार में हम देखें तो यहाँ पर भी क्या होता है, अपनी समस्याओं को तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा टीचर के पास गया तो अपनी रुचियों के बारे में, अपनी आदतों के बारे में बताएगा, लेकिन जो कमियां हैं, जो उसके जीवन में समस्याएं हैं, उसके बारे में जो शिक्षक को बताएगा। तो साक्षात्कार विधि जो होती है ये लचीली होती है। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू में दिमाग मत रखिए आप लोग, बल्कि यहाँ पर सिंपली आप बच्चों को दिमाग में रख करके सोचिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, साक्षात्कार स्थिति में कहीं ना कहीं बच्चे अपनी समस्याओं को भी जरूर बताएंगे शिक्षकों से। फिर है इसका प्रयोग विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देने हेतु और शोध अध्ययनों में एक उपकरण के रूप में प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के विषय में आप लोगों को इतना मैंने बता दिया, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आमने सामने बैठ करके यहाँ पर बच्चों की समस्याओं के बारे में जाना जाता है, और इसके अलावा बच्चों की आदतों, वृत्तियों, मनोवृत्तियों के विषय में भी जाना जाता है। अब साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। पहला होता है संरचित साक्षात्कार, यानी कि ये जो होता है ये पहले से ही इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार के साक्षात्कार में उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने के पूर्व ही कर लिया जाता है। यानी कि जिस उद्देश्य से, जैसे कि किसी नौकरी के लिए आपको साक्षात्कार लेना है, कोई 5 लोग आ रहे हैं, तो उन 5 लोगों के लिए आपने क्या किया, एक पूरा एक क्वेश्चन पेपर बना लिया। उसमें आपने लिखा कि ये नौकरी, आप उनसे प्रश्न पूछोगे पहले कि आपको इस नौकरी की जरूरत क्यों है, आपको क्या इसमें इंटरेस्ट है, और आपकी किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो आप 5 लोगों से यही क्वेश्चन पूछोगे। आपने पहले से ही क्वेश्चन पेपर तैयार करके रख लिया है कि यही चीजें हम पूछेंगे जब वो साक्षात्कार देने वो बच्चे आएंगे। तो इस तरीके से प्रश्नों को पूछने का क्रम साक्षात्कार के उत्तरों पर आधारित होता है। अतः संरचित साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित एवं उनके क्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि क्रम के आधार पर आपने क्या किया, पहले से जो आपने क्वेश्चन बनाए थे उसी के आधार पर आपने सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे। अब असंरचित साक्षात्कार क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा। असंरचित या अप्रमापीकृत साक्षात्कार में साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों का आवश्यकता के अनुसार निर्माण या चयन किया जाता है। जैसे कि किसी स्कूल में आप इंटरव्यू देने गए हैं अपना, आप सोच रहे हो किसी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, जो आपके इंटरव्यूअर हैं, कि वो एक पेज लेकर के आएंगे और उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी होंगी, वही प्रश्न आपसे पूछेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। वरना सिर्फ और सिर्फ सिंपली आपका बहुत ही हल्का इंटरव्यू होता है जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें साक्षात्कारकर्ता को परिस्थिति जन्य प्रश्नों को पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी कि इसमें अगर आप एज ए टीचर गए हैं स्कूल में आप इंटरव्यू देने, तो आपसे वो पूछेंगे किस तरीके से क्लास को व्यवस्थित रखा जाए, किस तरीके से आप क्लास में अनुशासन रखेंगे, किस तरीके से आप अपने विषय को पढ़ाएंगे, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। लेकिन कोई अलग से इस तरीके का क्वेश्चन पेपर बना के नहीं रखा जाता है कि इनके लिए कोई क्वेश्चन पेपर बना करके रखा जाए। तो इस तरीके से अब साक्षात्कार के गुण क्या क्या होते हैं, तो विषम घटनाओं का अध्ययन, गहन अध्ययन हो जाता है, अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन हो जाता है, और सूचनाओं की प्राप्ति भी होती है इंटरव्यू मेथड से। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे निरीक्षण किसे कहते हैं या ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो सिम्पसन ने इसकी परिभाषा दी है कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की पद्धति है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों निरीक्षण में क्या होता है कि व्यक्ति की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं अपनी आंखों से, वो क्या करता है, सारी चीजों को अपने ध्यान से देखता है अपने आसपास की, और वह उनका गहन निरीक्षण करता है। तो निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किस तरीके से होता है, छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थितियों का निरीक्षण कराना होता है शिक्षक को, उनका वह पूर्व अवलोकन कर लेते हैं। यानी कि टीचर जिन भी घटनाओं और स्थानों के बारे में सोच रहे हैं कि इनके बारे में हम बच्चों से निरीक्षण करवाएंगे, तो वह उसके बारे में पहले से ही पूर्व अवलोकन कर लेते हैं, यानी कि पहले से ही प्री प्लानिंग बना लेते हैं कि बच्चों से ये काम हमको करवाना है। फिर निरीक्षण के समय अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रश्नों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, जिससे निरीक्षण निष्क्रिय न होकर सक्रिय हो जाए। यानी कि बीच बीच में बच्चों को भी क्वेश्चन टीचर से पूछा जाए और टीचर को भी बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, जो टीचर ने बताया है बच्चों को वह बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं। और बच्चों को भी जब कोई नई चीज देख रहे हैं या नई घटना के बारे में वह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो टीचर से सलाह लेना बहुत जरूरी है बार बार। तो इसलिए इस तरीके से जो निरीक्षण की प्रक्रिया है वो होती है, किसी घटना के विषय में या किसी परिस्थिति का निरीक्षण बच्चों से करवाते हैं शिक्षक, तो यही होता है निरीक्षण। तो इसमें मेन रोल ज्ञानेंद्रियों का होता है, क्योंकि अपनी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसमें जो चीजें हमको मिली हैं, जो घटनाएं या जो परिस्थिति हमको दी गई है, उसमें हमको क्या करना रहता है, उसका निरीक्षण करना रहता है, और उसी के संबंध में हमको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। उस पर टीचर हमको निबंध लिखने को कह देते हैं, तो वो हमको लिखना होता है, यही होता है निरीक्षण। अब इसके बाद आते हैं अवलोकन पर। अवलोकन क्या होता है, अवलोकन पद्धति से आशा है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहां के सर्वेक्षण की सहायता से करना। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह पद्धति विशेष रूप से उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए अपने गांव के भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मानवीय एवं आर्थिक तत्वों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को 6 समूह में आपने बांट दिया। आपके गांव की भौतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, ऐतिहासिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, आपने 6 बच्चों को क्या किया, बांट दिया कि इस टॉपिक पर आप लोगों को इस गांव के बारे में पता करके अवलोकन करके आपको लिखना है और बताना है। तो 6 बच्चों का ग्रुप, 6 बच्चे आपके गांव की भौतिक स्थिति क्या है, आपके गांव में कौन कौन से संसाधन है, आपके गांव के आसपास क्या फैक्ट्रियां भी हैं या कौन कौन सी मिलें हैं, इसके अलावा आपके गांव में
कौन कौन सी सांस्कृतिक धरोहर है, कौन कौन से मंदिर है, मस्जिद है, इनके बारे में, और आपके गांव का इतिहास क्या है, क्या आपके गांव से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हुए अपने देश के लिए। तो इस तरीके से ये हो गई वहां की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर। तो 6-6 बच्चों का ग्रुप आपने बांट दिया है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना स्टडी करके ला करके फिर आपको देंगे। तो वह क्या करेंगे, पहले जाएंगे अवलोकन करेंगे, पता करेंगे इसके बारे में। तो यही होता है अवलोकन। और जब वो सारी चीजें पता करके आप बच्चे पता करके आपको रिपोर्ट सौंपेंगे, तो इस तरीके से उन्होंने जो अवलोकन में जो चीजें पाई वो चीजें उन्होंने लिखी होती हैं। तो यही हो गया अवलोकन। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। यह किसने कहा है? अकोलकर का कथन है, पीवी यंग का, गुड तथा हॉट का, या चार्ल्स गिडे का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स गिडे का। यह कथन किसका है? चार्ल्स गिडे का। फिर है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया? 2, 3, 4 या 5? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन के पक्ष कहते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने देख लिया। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सरल, छोटा, व्यापक या इनमें से कोई नहीं? तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में, जब कोई सत्र समाप्त होता है, सत्र 1 साल का होता है ना, तो 1 ईयर पर क्या होता है? वार्षिक परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन या एनुअल एग्जाम कहलाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे परीक्षण किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षण के बाद परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनसे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो परीक्षण अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद क्रियात्मक शोध और फिर नवाचार, उसके बाद आपका ये पूरा पेपर खत्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर परीक्षण क्या होता है। तो परीक्षण से आशय ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंकन से है। तो ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंकन से होता है किसका? संबंधित परीक्षण का। क्रॉनबेक ने क्या कहा है? परीक्षण की परिभाषा दी है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। क्रॉनबेक ने कहा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाती है। देखिए परीक्षण क्या होता है? परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं का, उपलब्धियों का, क्षमताओं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। अब उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हर साल पूछता है, एवरी ईयर पूछता है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं उत्तम परीक्षण की। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति, मानक, ये सारे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर वैधता की बात करेंगे, वैलिडिटी की बात करेंगे। तो वैधता का मतलब क्या होता है? यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का प्रमुख गुण है। जिस काम के लिए परीक्षण को बनाया गया है, अगर वह उस गुण का मापन अच्छे से कर रहा है, तो वह परीक्षण वैध होगा। वैध और विश्वसनीय अच्छे से आप समझ लीजिए। जिस काम के लिए इस परीक्षण को किया गया वह इसने बहुत ही अच्छे से किया, तो यह परीक्षण वैध हो गया। अब विश्वसनीय क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है, तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। जैसे कि आपने मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने बार बार उसको यूज किया, बार बार आप यूज कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार आप उसको खरीद रहे हो। तो जैसे कि आपने सुना है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आपने प्रचार सुना होगा। तो इस तरीके से बार बार प्रयोग करने पर क्या होता है? विश्वास आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस तरीके से बार बार प्रयोग करने का मतलब क्या? उस पर हमारा ट्रस्ट बढ़ गया, उस प्रोडक्ट पर हमारा विश्वास बढ़ गया है, इसलिए बार बार उसको हम खरीद रहे हैं। तो बार बार परीक्षण करने पर अगर वह सेम परिणाम देता है, सेम वही चीज देता है, तो इससे क्या होगा कि हमारा विश्वास उस पर बढ़ जाएगा। तो बार बार जैसे ही आप देखोगे बार बार प्रयोग करने पर ही एक ही परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि अच्छा ही मिलता है, तो वह परीक्षण विश्वसनीय होगा। अब वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जांच कोई भी करे, विद्यार्थी को हर बार उतने ही प्राप्तांक मिलने चाहिए जितने कि उसे मिलते हैं। या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या? तो जैसे कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है, ABCD। अब ABCD 4 विकल्प है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से कोई बच्चा 8 नंबर पाया। तो अब 8 नंबर कोई बच्चा पाया, कोई टीचर है, मान लीजिए टीचर ए है जिन्होंने 8 नंबर दिया। अब टीचर बी है, अगर वो भी चेक करेंगे 10 में से बच्चे ने 8 नंबर सही किया, तो वो भी 8 ही देंगे उसको। तो इसका मतलब क्योंकि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि कोई भी दूसरा व्यक्ति भी उस परीक्षण को करे,
जरूरी नहीं एक ही टीचर बार बार उस परीक्षण को करे सारे बच्चों पर, कोई दूसरा टीचर भी आए उस परीक्षण को करने के लिए तो उसे भी वही अंक प्राप्त हो जो पहले वाले टीचर को प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी कि कोई भी ABCD कोई भी टीचर आए सभी वही नंबर देंगे इसको। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब इसके बाद विभेदन शक्ति क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। विभेदन शक्ति से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा मेधावी सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी हद तक अंतर किया जा सके। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्त अंकों के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अलग अलग करने में प्रत्येक प्रश्न का क्या योगदान रहा। परीक्षण मदों की विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। इससे प्रत्येक प्रश्न की कठिनाई के स्तर का पता चल जाता है और इसके अलावा परीक्षा आयु, रुचि, बुद्धिलब्धि एवं अनुभव के अनुरूप हो ताकि सभी स्तर के छात्रों का परीक्षण किया जा सके। तो इस परीक्षण द्वारा क्या होता है, विभेदन शक्ति के माध्यम से जो परीक्षण शिक्षकों ने लिया है, तो जो बच्चे अच्छा नंबर पाए, 10 नंबर का था तो जो बच्चे 8 नंबर पाए हैं, जो 5 पाए हैं, जो 3 पाए हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में ABC इस तरीके से विभेदन शक्ति का मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना और जो उनकी कमियां हैं फिर उनको दूर करना। तो ये हो गई विभेदन शक्ति। तो अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में वैधता, विश्वसनीयता व सुनिश्चितता, ये तो तीनों आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। वैधता, विश्वसनीयता व सुनिश्चितता, विभेदन शक्ति और मानक। तो ये उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं हैं, याद रखिएगा ये उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और है मानक। मानक क्या है? मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। तो तुलना का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह व्यक्ति जो मानक बनाया गया है उस मानक में ये फिट आता है या नहीं आता है। यही है मानक का अर्थ कि जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें जो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी योग्यता समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना, उनकी योग्यता कितनी है या वो कितने अच्छे से कार्य को कर पाते हैं, जो परीक्षण दिया गया है उसका निष्पादन उन्होंने कितने अच्छे से किया। तो ये सारी चीजें मानक के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति, मानक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखेंगे उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में व्यवहारिक में उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, समय एवं कीमत और सुगमता, ये 5 चीजें आती हैं। तो 5 वहां पर आपने देखी थी, 5 यहाँ पर देखिए। लेकिन वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता इनको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मितव्ययिता, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि ये आपको जरूर याद होने चाहिए। मितव्ययिता, फिर व्यापकता, उद्देश्यपूर्णता, समय एवं कीमत, सुगमता। तो इस तरीके से ये भी आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिनको आपको हल करना है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। अभी देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मितव्ययिता, व्यापकता, सुगमता, ये सब क्या है? विशेषताएं हैं। लेकिन कठोरता यह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। 2017 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया, आप देख सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता। तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताओं में आपने देखा भी उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ परीक्षण का, व्यापकता भी होती है, मितव्ययिता भी होती है, सुगमता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न पत्र निर्माण पर, यानी कि क्वेश्चन पेपर को कैसे बनाना चाहिए। तो प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक योजना बनाई जाती है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार छात्रों के मूल्यांकन हेतु परीक्षण का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों के मापन हेतु प्रश्नों के समुचित स्थान प्रदान करने हेतु योजना तैयार की जाती है। तो इस प्रकार प्रश्नों का चयन किया जाता है। पहले हम योजना बनाते हैं, फिर प्रश्नों की रचना करते हैं, फिर प्रश्नों का चयन करते हैं और फिर परीक्षण का मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे ये ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एग्जाम में बार बार पूछा है। तो यह प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। जब हम बच्चों को हमने पढ़ा लिया, चैप्टर पढ़ा लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उनका टेस्ट लेते हैं या उनका एग्जाम लेते हैं। तो जब एग्जाम लेंगे तो एग्जाम के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। तो वही जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जो आधारशिला होती है वो ब्लूप्रिंट होती है। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट में अंकों का विभाजन, जैसे कि आपने फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बच्चों को दे दिए, खाली स्थान भरो, सही गलत का क्वेश्चन दे दिया, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चंस दे दिए क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का हो गया, 5 नंबर का यहाँ पर सही गलत वाला क्वेश्चन आपने दे दिया तो 5 नंबर। इस तरीके से आपको बांटना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का देंगे हम, कौन से प्रश्न कहां पर किस तरीके से पूछना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, अंकों का विभाजन, प्रश्नों की रचना, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्नों के प्रकार, किस किस प्रकार के प्रश्नों को हमको पूछना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, सही गलत वाले, प्रश्नोत्तर वाले, मिलान वाले, ठीक है, पाठ्य सामग्री आदि का विवरण इसमें रहता है। किसमें? ब्लूप्रिंट में। तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र की निर्माण प्रक्रिया से होता है। या प्रश्नों का क्या होता है? आधारशिला होता है कि कौन कौन से प्रश्नों का विभाजन, कौन कौन से प्रश्नों को रखना है और किस तरीके के प्रश्न हमें बनाने हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यह अधिगम उद्देश्यों को मूल्यांकन से जोड़ता है। आपको यह भी चेक करना होता है कि किस तरीके के प्रश्नों को हम पूछे, जिससे पता चले कि हाँ बच्चों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न पत्रों का निर्माण करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर हम बनाए तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो जो परीक्षा ली जाए उससे बालक की किस योग्यता का मापन किया जा रहा है, इसका ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि बच्चों का कि जो हम परीक्षा ले रहे हैं उसमें हमें ये भी चेक करना है कि बच्चों का कितने ज्ञान में, उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है।
ये भी तो हमें चेक करना है। और प्रश्न पत्र की भाषा जितना हो सके सरल व आसान होनी चाहिए, और प्रश्न पत्र हमेशा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। सबसे पहले सरल क्वेश्चन को बच्चों से पूछना चाहिए, फिर कठिन। और अगर हम कठिन पहले पूछेंगे तो बच्चे क्वेश्चन पेपर देख के डर जाएंगे, तो लिखेंगे क्या वो। तो इस तरीके से, और जो प्रश्न पत्र हम बना रहे हैं वो हमें ये ध्यान रहे कि हमें अपनी किताब से, सिलेबस से ही बनाना है। बाहर से हम क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि आप लोग के डीलर एग्जाम में अक्सर होता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है वो विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, यानी कि आपकी बुक से ही क्वेश्चन आए, जो आपका सिलेबस बनाया गया उसी से क्वेश्चन आए। आप प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिशा निर्देश सही से स्पष्ट होने चाहिए, और कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। अगर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसके सामने 5 नंबर लिखा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र की समयावधि भी, ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने बनाया तो क्वेश्चन पेपर कितने घंटे का, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर डीलर का मिलता है उसमें लिखा होता है ना कि आपका जो ये जो 50 नंबर वाला पेपर है ये 2 घंटे का, 2 आवर का है, इस तरीके से लिखा होता है। 25 नंबर का पेपर 1 घंटे का, इस तरीके से लिखा होता है। और प्रश्न पत्र का निर्माण छात्रों की समझ, सूझबूझ और उनकी आयु पर आधारित होना चाहिए कि बच्चे इसको कर ले जाएंगे या नहीं कर ले जाएंगे, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब निदानात्मक शिक्षण क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसमें कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, बच्चों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है इसको हम जानते हैं। गुण के अनुसार अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करते हैं हम, यानी कि निदानात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं। बच्चा कौन से विषय में कमजोर है, इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। बस अगर हमने पता लगा लिया कि बच्चा कौन से विषय में कमजोर है तो हमने उसका निदान कर लिया। अब जब पता चल गया कि किस विषय में कमजोर है, अब हम उसकी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं, उससे सवालों को बता रहे हैं, उसे सिद्धांतों को बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने उसका उपचार कर दिया। तो योगम और सिम्पसन ने क्या कहा है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। तो इस तरीके से निदान में हमने क्या किया, समस्या का कारण ढूंढा, और उपचार में हमने समस्या को हल कर दिया। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है, देखिए सेम एक क्वेश्चन आ गया। उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है, बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों की अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो बच्चों की त्रुटियों को, बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी कि जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, और कमियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक शिक्षण करते हैं। अब देखिए छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान, छात्रों की गलतियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। उनका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन है रॉस का, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। या इस तरीके से पूछा गया है कि यह कथन किसका है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तो यह कथन रॉस का है। अब इसके बाद ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज दोस्तों आप लोग धैर्य रखिए, और धैर्य रख के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक से आता। तो आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, क्रियात्मक अनुसंधान। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए हो रही है कि कम से कम समय में आपको मैं बता दूं कि कितनी सारी क्लासेस मैंने बनाई हैं, आप लोगों को पता ही है। और पूरी क्लासेस को एक ही वीडियो में पढ़ाना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वाकई में आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक शोध क्या होता है। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, इतना इजी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको तुरंत ये याद हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख करके आओगे। चलिए देखते हैं कैसे इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले देखिए क्रियात्मक अनुसंधान, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम करना। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज करना, या कह सकते हैं कि शोध करना। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है। क्रियात्मक शोध में होता क्या है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, अगर हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं तो 200 के 200 बच्चे, ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल में इन 200 के 200 बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ये गलती नहीं करते होंगे विद्यालय में, ये सब अच्छे से रहते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो उनके अंदर निश्चित रूप से, बच्चे आते क्यों स्कूल में, सीखने के लिए तो आते हैं, तो बहुत सारी कमियां होती हैं। ये तो बात हो गई बच्चों के अंदर, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ठीक से लिखना नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी बातों को शिक्षकों से कह नहीं पाते हैं, या कोई भी समस्या है विद्यालय में, या शिक्षकों की कोई समस्या है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हम कैसे उस समस्या का हल ढूंढे विद्यालय में ही, जो हमारे पास संसाधन मौजूद है उन्हीं से हम हल ढूंढे। तो समस्या हमारी है तो हल भी हमारा हो गया, अगर हमारी समस्या है तो समाधान भी हम ही ढूंढेंगे। बस यही चीज है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, यानी कि विद्यालय को और अच्छा बनाने के लिए सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। तो ये तो हमने अपने स्कूल की बात कर ली। अगर कोई सामाजिक समस्या है तो उसका भी निदान हम इस तरीके से कर सकते हैं। किसी के पास कोई फैक्ट्री है, उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी कोई समस्या है तो वो भी इस तरीके से सुलझा सकते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी हमने सीखा है, जो हमारे पास हमारे जीवन का अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर हम अपनी समस्याओं का खुद समाधान ढूंढते हैं चरणबद्ध तरीके से। तो क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं गुड के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ेंगे।
शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों, ये तीन चीज जहां पर आपको दिखेगा, आप समझ जाएगा कि ये परिभाषा गुड की है, ये परिभाषा गुड की। अब स्टीफन एम कोरे, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये इतनी बार पूछे गए हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी क्वेश्चंस। तो स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है, एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। तो इस तरीके से स्टीफन एम कोरे का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शैक्षिक क्रियात्मक शोध में। इन्होंने सबसे अधिक शिक्षा पर ही बल दिया। विद्यालय में जो भी समस्याएं हैं उसको किस तरीके से टीचर सॉल्व करें या जो प्रधानाध्यापक है टीचर के साथ मिलकर के सॉल्व करें किसी भी समस्या को, तो इन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। तो स्टीफन एम कोरे का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व इस बात से है कि स्थानीय या तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान कर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया कि क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि कितनी होती है, कितना समय आपको मिलता है अपनी समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए, तो अगर हम अपने डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के लिए 1 महीना, आपको पूरा 1 मंथ मिलता है कि आप उस समस्या पर पूरा रिसर्च करें, सारे के सारे चरणों को पूरा करें और फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो बीटीसी के लिए 1 मंथ होता है क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि। अब देखिए इसके द्वारा लोग कम समय में अपनी समस्याओं का सरल और सही ढंग से समाधान खोज लेते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही तरीके से समाधान खोज लेता है इस विधि के माध्यम से। तो याद रखिएगा ये शिक्षकों के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है, अधिकारियों के लिए भी होता है। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन ला सकता है, यानी कि अगर बच्चों को आपके द्वारा पढ़ाया गया कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हो कि क्या रीजन है, क्यों बच्चों को समझ में नहीं आया, और फिर अपनी शिक्षण विधियों में अपने टीचिंग मेथड में चेंजिंग ला सकते हो। फिर है कम समय में समस्याओं को शीघ्रता और सरलता से सुलझाया जा सकता है, शिक्षण से संबंधित दैनिक समस्याओं का हल खोजा जा सकता है और शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सकती है। अब क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों को हम देखेंगे बारी बारी से, इसके जितने सोपान है सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है समस्या का चयन। सबसे पहले हमको ये ढूंढना कि हमारी समस्या क्या होती है। कई बार हमें समस्या के बारे में सही से पता ही नहीं होता है। तो देखिए किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला चरण होता है कि वह समस्या जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है, क्योंकि समस्या के अभाव में समाधान किसका किया जाएगा। जब हमारे पास समस्या रहेगी तभी तो हम उसका समाधान कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला चरण क्या है, समस्या को हम परिभाषित करेंगे। इसके अंतर्गत जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में आपको उस समस्या से क्या, आपकी उस समस्या से क्या तात्पर्य है। उदाहरण के लिए वर्तनी वाली समस्या को ही बताइए कि अधिकतर बच्चे लिखने में अशुद्धियां करते हैं। जैसे कि आपकी समस्या कि आपके विद्यालय में बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं। जैसे बीड़ी को वो इस तरीके से बीड़ी लिखते हैं, फूल को वो फूल लिखते हैं, यानी कि उन्हें छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा वर्तनी में अशुद्धियां, उनको ये नहीं पता है कि कहां पर छोटी की मात्रा यूज करनी है, कहां पर बड़ी की मात्रा, वैसे ही कहां पर छोटा ओ की मात्रा, कहां पर बड़ा ओ की मात्रा यूज करनी है। बच्चों को इसका ज्ञान नहीं है। तो ये हो गई आपकी समस्या, आपने समस्या को परिभाषित कर दिया। अब तीसरा है समस्या का सीमांकन करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत समस्या के उस क्षेत्र को बताइए जहां आप कार्य करेंगे। जैसे कि आप कक्षा 2 के बच्चों पर ये काम कर रहे हो जिनको मात्रा में अशुद्धि हो सकता है, 3 और 4 में भी ऐसे बच्चे हो जो ये गलतियां करते हो, तो आप इन 3 और 4 के बच्चों को लेकर के नहीं चल पाएंगे। आप केवल अपने क्लास के बच्चों को, आप उसका सीमांकन कर दीजिए कि हम केवल अपने क्लास के बच्चों को पहले सुधारेंगे, पहले अपनी क्लास की समस्या को हम हल करेंगे। यानी कि यह पहले एक कक्षा पर आप करोगे, फिर उसके बाद जितने भी क्लासेस में इस तरीके की समस्याएं फिर आप सॉल्व करोगे। तो इसका हमको क्या कर देना है, समस्या का सीमांकन कर देना है। फिर है चौथा, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना, कारणों का विश्लेषण करना। अब हमें क्या करना है, अब इनका क्या क्या रीजन है कि बच्चे क्यों गलतियां कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कारण ढूंढेंगे। आखिर में बच्चे लिखने में क्यों गलतियां कर रहे हैं, बालकों का अशुद्ध उच्चारण तो नहीं है कहीं इसका रीजन, बच्चे आखिर में मात्राओं को गलत क्यों लिख रहे हैं, कहीं वो बोलते भी तो नहीं गलत है, ये हो सकता है। या फिर वर्तनी संबंधी नियमों से वह अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में क्या डिफरेंस है, छोटा ओ की मात्रा बड़ा ओ की मात्रा में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों को पता ही नहीं है। या उच्चारण का स्थानीय प्रभाव, यानी कि उनके आसपास जो उनके माता पिता या उनके आस पड़ोस के लोग हैं वो गलत उच्चारण करते हैं शब्दों का, इस वजह से गलत हो रहा है। तो इस तरीके से इन सभी कारणों का हम पता लगाएंगे। अब फिर है परिकल्पना निर्माण। इस सोपान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अब उन क्रियाओं पर विचार करते हैं जो कारण हमने ढूंढ लिया। अब हम विचार करेंगे कि हम कैसे इनको सही कर पाए। उदाहरण के लिए हम छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई क्रियाएं अपना सकते हैं। पहले छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्रायः अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा की जाती है, इस पर सभी शिक्षक बैठकर विचार कर सकते हैं। अब परिकल्पना करनी है, तो इसमें अगर 10 टीचर हैं स्कूल में तो सबके सब बैठ करके अब इस पर सोचेंगे कि हमें कैसे कौन कौन सा ऐसा हम लोग प्लान बनाएं या परिकल्पना करें जिससे बच्चों की ये जो गलतियां कर रहे हैं वो दूर हो जाए। अब देखिए इसके बाद अविकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास है। इस सोपान के अंतर्गत आप उन सब बातों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सके। उदाहरण के लिए वर्तनी सुधार के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात उसके परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है और इसके लिए उन शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें लिखने में बालक प्रायः
भूल करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें उन शब्दों को ही हम लेंगे जिनको बच्चे अक्सर गलत करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उस पर विश्लेषण करेंगे, यानी कि उस पर चिंतन करेंगे। इसके अंतर्गत समस्या के समाधान हेतु उसके द्वारा किए गए प्रयासों तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। और इसमें सांख्यिकीय गणना के आधार पर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी स्थितियों के सुधार में क्या क्या और कितना परिवर्तन आया है। अब इसके बाद देखिए जो 8वां है सबसे लास्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो आपने प्रयत्न किए हैं, यानी कि इसके द्वारा आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार के प्रयत्नों में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसका उल्लेख कीजिए और बताइए कि विद्यार्थियों में क्या क्या परिवर्तन आया। जितने भी चरण यहाँ पर आपने किए उसमें अब आपको ये बताना है कि आपने क्या क्या सुधार किया, आपने कौन कौन से ऐसे वर्ड को ढूंढा जो वाकई में बच्चे वही वही वर्ड बार बार गलत करते हैं। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि क्यों बच्चे यही शब्दों इन्हीं शब्दों को क्यों गलत करते हैं, क्या रीजन है। तो इस तरीके से आपने निष्कर्ष निकाल कर ये बता दिया कि आपकी जो समस्या है आपने उसका हल ढूंढ लिया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्रियात्मक शोध होता है इसको करने का अधिकार किसको किसको है। 2017 में देखिए पूछा गया है केवल शिक्षकों को, केवल प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को, या फिर शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या फिर शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्रों एवं एमबीबीएस सभी को। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढे, क्योंकि क्रियात्मक शोध क्या करता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। अब शिक्षा में क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इनकी परिभाषा भी आपने देखी है। अब इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। 2016 में पूछा गया है, हमारे कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आएगी तो अगर उसका हल हम खुद ढूंढ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक शोध कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किसने किया था, स्टीफन एम कोरे ने किया था। फिर देखिए यहाँ पर इनका नाम आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध, इन्होंने क्या किया था, क्रियात्मक शोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। इसके बाद है इंप्रूव एजुकेशन या टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंप्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये क्या है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही है क्रियात्मक शोध का ध्येय वाक्य। 2018 में पूछा गया है। परिकल्पना होती है, परिकल्पना क्या होता है, समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान या कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। दोस्तों समाधान के पूर्व हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं ना, वो क्या होती है, परिकल्पना। किसी भी समस्या का समाधान हमें ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं, परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं। समस्या का पूर्व अनुमान लगाना ही क्या होती है, परिकल्पना होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि समस्या का जो समाधान है उसका हल हम ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। समाधान का पूर्व अनुमान लगाना ही परिकल्पना होती है। और दोस्तों इसके अलावा ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, आप लोगों ने देखा था प्रश्न पत्र निर्माण से, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। अगर एग्जाम में पूछेगा कि शैक्षिक शोध को कितने भागों में बांटा गया, तो शिक्षा के संबंधित क्षेत्र जो शोध होता है तो आप याद रखिएगा कि टीचर्स करते हैं, बच्चे करते हैं और प्रधानाध्यापक भी करते हैं। तो टोटल 3 हो गया ये। अगर एग्जाम में पूछेगा कि ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं तो याद रखिएगा ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। क्या है, आधारशिला है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत आसान हो जाए। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या होता है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है, जैसे कि समस्या का या समाधान का पूर्व अनुमान हम लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार से किसी भी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर होता है, जो हमने सोचा होता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, परिकल्पना, कल्पना ही तो करते हैं। तो कल्पना ही करके हम क्या करते हैं, उसके आंसर को, ढेर सारे दिमाग में हमारे ढेर सारे आंसर आते हैं, ढेर सारे रास्ते दिखते हैं हमें किसी भी समस्या के हल के लिए। तो उसमें से हम जो हमको सही लगता है उसी को तो हम चुनते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, परिकल्पना या उपकल्पना। दोस्तों क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष आपने देखा है ना, अंतिम चरण क्या था, निष्कर्ष था। आप देखिए अंतिम चरण क्या था, निष्कर्ष था, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और पहला क्या था, समस्या की पहचान। अब इसके बाद हम आते हैं शैक्षिक नवाचार पर, और आपका ये बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये पूरा पेपर खत्म होने वाला है। तो शैक्षिक नवाचार का अर्थ क्या होता है। नवाचार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव धन आचार, नया आचरण या परिवर्तन। आचार का मतलब आचरण या परिवर्तन, और नव का मतलब नया। नव मतलब नया, आपको पता ही है, तो नया परिवर्तन लाना। तो इस तरीके से जो नवाचार होता है वह क्या, वह नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। तो यहां पर आप देखिए, तो इनोवेट मतलब टू इंट्रोड्यूस, नोवेटाइज, इसके अलावा टू मेक चेंजेस। यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं कि जो ईएम रोजर्स ने देखिए कहा है कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे, और एच.जी. बॉर्नेट ने कहा है नवाचार एक विचार है, व्यवहार है,
अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो टीचर बच्चों को क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाते थे तो वो पढ़ाते थे, लेकिन आज आप देखोगे कि बच्चों को अलग अलग विधियों से पढ़ाता है, खेल विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से। बच्चों को पढ़ाने की बहुत सारी विधियां हैं और ये विधियों में हर दिन टीचर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नवाचार करते रहते हैं। बच्चों को खेल के माध्यम से, बच्चों को कविता के माध्यम से, बच्चों को कहानी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के नए नए प्रयोग करके वो क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग को हम नवाचार कहते हैं, ये भी आप कह सकते हो। या शिक्षा की या किसी भी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, जो बना बनाया ढांचा चला आ रहा है उसमें अगर हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, नया कुछ करने का प्रयास करते हैं तो वह भी नवाचार कहलाता है। एम.बी. माइलेकस के अनुसार नवाचार एक ऐसा नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझ बूझकर किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन और विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। तो नवाचार की विशेषताओं में क्या क्या है देखिए। नवाचार का संबंध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाने से है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाना यानी कि जो रटी रटाई चीजें पहले से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको देख करके वो बोर हो जाते हैं, उसको कैसे आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे बच्चे आप क्लास में अच्छे से रुचि लेकर के पढ़े, इंटरेस्ट लेकर के पढ़े, इसीलिए नवाचार किया जा रहा है। तो नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीन तकनीकी का प्रयोग होता है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अब देखिए नवाचार का महत्व क्या है। तो देश में हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। विद्यालयों में लर्निंग कॉर्नर, दीवार समाचार, पुस्तकालय, बाल अखबार प्रकाशन आदि के लिए नवाचार आवश्यक है। पहले स्कूलों में लर्निंग कॉर्नर नहीं होता था। पहले स्कूलों में आप देखो बाल पेंटिंग नहीं, आज आप बहुत सारे प्राइमरी स्कूल में देखोगे बहुत सारे वॉल अच्छे से पेंट किए होते हैं, उसमें जानवरों के, उसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके अलावा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, सभी के चित्र बने होते हैं, बच्चे देख करके ही समझ जाएं। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे शिक्षा में नवाचार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षा में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में स्थापित जो विधियां हैं, कार्यक्रम है, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको और नवीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्व स्थापित विधियों में, कार्यक्रमों में और परंपराओं में परिवर्तन करना ही क्या है, नवाचार है। नवाचार के द्वारा छात्र और शिक्षक के मध्य की दूरी बहुत कम हो गई है, यानी कि एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। प्रार्थना स्थल पर छात्रों द्वारा सद्विचार, प्रेरक प्रसंग, मुख्य समाचार वाचन के लिए भी नवाचार आवश्यक है। बच्चों से कुछ सद्विचार करवाया जाए, बच्चों का ड्रेस चेक किया जाए, रोज बच्चे साफ सुथरे तरीके से आते हैं या नहीं आते हैं, उनसे प्रेरक प्रसंग सुनाया जाए बच्चों को। इस तरीके से ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। हर दिन दैनिक समाचार बच्चों से कहा जाए कि लिख करके लाओ और इसको बोलो, सारे बच्चे सुने। शिक्षक डायरी में भी नवाचार का ही प्रयोग होता है जिसमें संकेतक लिखकर छात्रों का अधिगम मूल्यांकन किया जाता है। अब नवाचार के क्षेत्र में आप देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु स्थानीय समुदाय हैं उनका भी योगदान होता है। और यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीजें होती हैं। और प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में भी अभी आपने देखा कि बच्चे प्रेरक प्रसंग कह रहे हैं, बच्चे समाचार कह रहे हैं, बच्चे सामान्य ज्ञान की बातें बता रहे हैं, तो ये भी क्या नवाचार के अंतर्गत आएगा। पाठ्य से आगामी क्रियाएं भी बच्चे कर रहे हैं, बच्चे केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, बच्चे खेलकूद, गायन प्रतियोगिता, डांस, इन सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता, जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं बच्चों का। विद्यालय प्रबंधन भी इसमें सहयोग कर रहा है। विषयगत प्रबंधन, लैब एरिया यानी कि जो पुस्तकालय है उसमें भी इस तरीके की किताबें रखी गई है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो इस तरीके से ये सारी बातें बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नवाचार और किस किस को हम कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है, एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा स्काउट गाइड भी बच्चों को स्काउटिंग सिखाई जाती है, स्काउट गाइड होते हैं उसके लिए। इसके अलावा रेड क्रॉस संस्था जैसे कि हुई, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आ जाएंगे नवाचार के अंतर्गत। और ये सामुदायिक नवाचार के अंतर्गत है। एनसीसी हो, रेड क्रॉस संस्था हो, ठीक है, रेड क्रॉस संस्था हो, इसके अलावा स्काउटिंग हो, एनसीसी, एनएसएस हो, ये सारी चीजें सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत आती है। लेकिन ये सब क्या है, नवाचार है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको बतानी है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नों में आपको पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछेगा कि मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है दोस्तों गणित से। क्योंकि गणित, चाहे आप किसी का भार माप रहे हो, किसी की लंबाई माप रहे हो, भार भी तो कुछ ना कुछ अंकों में ही आप लिखोगे, किसी की लंबाई माप रहे हो तो आप अंकों में ही लिखोगे, किसी का पाया हुआ नंबर आप लिख रहे हो, कोई ने गणित में किसी बच्चे ने कितना नंबर प्राप्त किया, 30, 40, तो ये सब क्या अंक है और ये सब क्या है, गणित ही तो है। तो याद रखिएगा मापन का सिद्धांत गणित से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों अभी आपने क्रियात्मक शोध के विषय में पढ़ा है, तो क्रियात्मक शोध के विषय में आप एक बात याद रखिएगा कि हम उन्हीं समस्याओं का समाधान करते हैं जो हमारे अनुभव में होती हैं, जिनका अनुभव हमने अपने आसपास के अपने जीवन में किया होता है, जो समस्याएं जिनको हम रोज फेस करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे अनुभव में है, हम उन्हीं समस्याओं का हल ढूंढते हैं, याद रखिए। इसके बाद मैं आपको याद दिला दूं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कहा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने यह कहा है कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यन से याद रखिएगा, निरंतर, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रायोगिक मूल्यांकन हम प्रयोगात्मक मूल्यांकन हम कौन कौन से विषय में करते हैं, तो आपको पता है प्रयोगात्मक मूल्यांकन हम विज्ञान विषय में करते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। इसके अलावा भूगोल में हम करते हैं। भूगोल के अलावा हम किसमें करते हैं, कृषि विज्ञान में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं। तो 3 विषय याद रखिएगा, इसमें हम प्रयोगात्मक मूल्यांकन करते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एग्जाम में पूछ गया कि न्यायाधीश क्या होता है, न्यायाधीश क्या होता है, तो आप क्या बताओगे न्यायाधीश क्या होता है? तो न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यायाधीश का मतलब होता है कि ये पूरा आपका शहर है, मान लीजिए ये आपकी सिटी है और सिटी में करीब 20 लाख लोग रह रहे हैं। तो इन 20 लाख लोगों में अगर हमें प्रयोग करना है, कोई भी प्रयोग करना है, कोई भी शोध करना है, तो क्या 20 के 20 लाखों को सम्मिलित करेंगे? नहीं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से मुश्किल से हम 500 लोगों को चुनेंगे। इन 500 लोगों में कुछ लोग होंगे जो यंग एज के होंगे, जो यंग एज को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडल्ट लोगों को करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो चाइल्ड्स को करेंगे, यानी कुछ बच्चे होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे। तो ये सब मिला करके जब हम इन 500 लोगों पर प्रयोग करेंगे और 500 लोगों पर जो निष्कर्ष आएगा वही ये 20 लाख लोगों पर, इस पूरे शहर पर फॉलो होगा कि सभी लोग लगभग ऐसा ही करते होंगे। तो ये छोटा सा जनसंख्या का 20 लाख लोगों में से 500 लोगों को हमने लिया, तो ये क्या है, जनसंख्या का छोटा सा भाग है ना। तो न्यायाधीश यही होता है, छोटा सा सैंपल होता है। किसी भी समस्या को जब हम हल करते हैं तो कुछ ही लोगों को लेते हैं ना, किसी भी शोध में हम कुछ ही लोगों को लेते हैं और जब वो शोध का परिणाम आता है तो हम सबके ऊपर फॉलो कराते हैं। तो जनसंख्या का छोटा सा समूह कह सकते हैं इसको हम। न्यायाधीश का मतलब जनसंख्या का छोटा सा समूह या नमूना। न्यायाधीश को हम नमूना भी कहते हैं, क्योंकि नमूना का मतलब क्या था, कोई बहुत सारा सामान है उसमें से छोटा सा हमने ले लिया, थोड़ा सा नमूना उसमें से ले लिया। तो इस तरीके से न्यायाधीश का मतलब नमूना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। क्रियात्मक शोध के चरण अगर यूपी टेट में पूछा है या सुपर टेट में पूछा है तो आप क्या लगाओगे, आप 6 चरण लगाओगे। और अगर आपके एग्जाम में भी 6 चरण दिया होगा तो आप 6 चरण ही लगाओगे। आपकी इस किताब में 8 चरण दिया है तो 8 को मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप सीटेट का एग्जाम देख लीजिए, आप यूटेट के एग्जाम में देख लीजिए, अगर पूछा है तो आपको वहां पर 6 ही आंसर सही मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर ऑप्शन में 6 दिया होगा तो आप 6 को ही लगा के आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसको हम कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर खत्म हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग भी इसको अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में, और जहां तक हो सके सारी प्रशिक्षुओं तक पहुंचाइए, जिससे कम समय में आप सभी लोग तैयारी कर पाएं और अपने एग्जाम में आप सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाएं। इसी के लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो दोस्तों प्लीज अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है तथा वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? H.S. भोला का, H.G. बार्नेट का, गुड तथा हॉट का या क्रॉनबैक का। दोस्तों ये क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है तथा वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? H.S. भोला का, H.G. बार्नोट का, गुड तथा हॉट का या क्रॉनबैक का। राइट आंसर है दोस्तों H.G. बार्नोट का। H.G. बार्नेट ने ये कथन कहा था। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोग चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल से बने रहिए और सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। इसके साथ साथ आपको राजन सीरीज पूरी सॉल्व करनी है, पवन सीरीज पूरी सॉल्व ऑलरेडी हमने करा दी है। बस आपको केवल सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है एक बार। सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन, सारे अतरंगी क्वेश्चंस को भी अगर आप रिवाइज कर लोगे तो वही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज आप क्वेश्चंस को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपको वाकई में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर ही लाने हैं, क्योंकि आपको टीचर बनना है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जितने भी प्रशिक्षु हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग का सपना पूरा हो और आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने जीवन में सपने को पूरा करें, अपने माता पिता के सपने को पूरा करें और एक अच्छा जीवन जिए और जल्दी से जल्दी प्राइमरी के मास्टर बने। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस को देखते रहोगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हम बताते रहोगे। जय हिंद।